हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल आओ बहन बातें करें, जहां हम बात करते हैं औरतों के जीवन से जुड़े हर छोटे बड़े मुद्दे, हर छोटी बड़ी उलझन पर। और जहां पर भी लोग लगता है कि हमें कोई जज करेगा या कोई सुन के क्या कहेगा कि ये क्या बात हुई पूछने की, इतनी छोटी सी बात पे इतना बड़ा रिएक्शन, अक्सर जो ये वाला पॉइंट है वो यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर आपकी छोटी से छोटी उलझन भी यही समझ के सॉल्व कर रही हूं मैं कि अगर यहाँ तक कमेंट करने तक की नौबत आई है, आदमी के मन में ये विचार आया कि मैं किसी पब्लिक ऐसे ही चैनल पे और यूट्यूब वीडियो पे जाके कमेंट में अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ, इट मीन्स कि वो उलझा हुआ है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बिना किसी को जज किए हम सब व्यूअर्स भी आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं, प्लस मैं जितने भी कमेंट्स होते हैं उनके जवाब देती हूँ। ऐसे ही अब मैं पढ़ रही हूँ एपिसोड 231 के जवाब। देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चंस में परेशानियां आई हैं, समस्याएं हैं, कितनों में सिर्फ सक्सेस स्टोरीज हैं जो सॉर्ट हो चुके हैं और अपना जिन्हें रास्ता मिल गया है, और कितनी मेरे लिए ब्लेसिंग्स हैं। तो चलो आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं, आओ बहन बातें करें। जी, तो पहला क्वेश्चन है, दीदी लोग कहने के बाद भी कि मदद कर दो फिर भी कह देते हैं कि हाँ किया तो एहसान किया। क्या मेरी एहसान किया क्या? मेरी कॉलीग ऐसी ही हैं, खुद अपना ऑफिस का काम मुझे देती हैं कि कर दो तुम, फ्री हो तो, और फिर कहती हैं मेरा कौन सा काम का ऑफिस का काम किया। और वो प्रेग्नेंट थी, तब उसकी तबीयत खराब होती थी तो मैंने ही उसके घर पे कॉल करके इन्फॉर्म करती थी, उसको ऑफलाइन बैग लेकर नीचे तक छोड़ने जाती थी। फिर भी उसने मेरी हर जगह बुराई कर दी और बातचीत बंद करके मुंह बनाने लगी। देखो, अब इसमें थोड़ा सा और प्रिसाइज होते हैं उसी चीज में जो मैंने कहा था कि जब तक कोई मदद मांगे ना तब तक मत करो। उन्होंने जो बोला ना आपसे कि कर दो अगर फ्री हो तो, अब हम क्या करते हैं भलमनसात में कि अगर हम फ्री नहीं भी, ऑब्वियसली कोई फ्री नहीं है, किसके पास टाइम रखा है। और अगर थोड़ा बहुत है भी तो आदमी यही सोचता है कि रेस्ट कर ले, या वो अपनी किसी चीज में उस टाइम को लगाएगा, फिर किसी ने काम को कह दिया। लेकिन अगर ये साथ में जुड़ गया ना, हमेशा याद रखना कि फ्री हो तो कर दो, फिर आपने कर दिया जबरदस्ती फ्री होके, तो वहां पर जो परसेप्शन बनेगा बाद में, वो ज्यादातर केसेस में यही बनेगा कि भैया खाली थी, हमने कह दिया, ये नहीं भी करती काम तो हो ही जाता। तो जो भी कोई आपसे मदद मांगे और ये कह के मांगे कि फ्री हो तो कर दो, है ना, कर सको तो कर दो, तो उसको तुम एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड लो। अगर फ्री हो तो करो, नहीं फ्री हो तो मना कर दो कि नहीं यार मैं फ्री तो नहीं, फ्री तो मैं नहीं हूँ। इसके आगे जोड़ सकते हो कि लेकिन तेरे लिए अगर तू चाहे तो मैं टाइम मैनेज कर सकती हूँ, एंड देन गो फॉर इट। अगर आपको लग ही रहा है कि सच में जरूरत है, तब आपकी बात में वजन हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पर केवल एक ये एक डायलॉग जोड़ने से ना स्थिति ऐसे पलटती है। अभी आप काम कर रहे हो, चढ़ी पे वो है कि भाई मैंने तेरे को ज्यादा एहसान वहसान नहीं दे, बस बोला था तूने कर दिया, ठीक है ठीक है। और दूसरी कंडीशन में ये है कि आपकी चढ़ी हो जाएगी कि भाई मेरे पास टाइम नहीं था लेकिन मैंने तेरे कहने पे मैनेज किया है। जैसे ही आप कहोगे वो दोबारा कहेगा कि हाँ यार कर ले, थोड़ा मैनेज कर ले। दो बार को आदमी टाल दे, वो बहुत रेयर है। ठीक है ना। तो ये जो कहने वाले इस तरीके के होते हैं, एक्चुअली वो आपके साथ खेल रहे होते हैं और आप उनके खिलौना बन जाते हैं। तो आइंदा इस बात को जितने भी लोग सोच रहे हैं, देखो मैं कोई बुरी इंसान ना हूं, ना मैं आपको बनने के लिए प्रेरित कर रही हूँ, बट लोग सच में इतने आजकल मतलबी और ऐसे हो गए हैं कि एक सामने वाला अगर सच्चे दिल से कुछ करना चाह रहा है ना, उसका वो पागल बना देते हैं। इसे ही कहते हैं ना कि सीधे को पागल बना देते हैं, या सीधे कोई सबसे पहले ठोका जाता है, वो यही है। वो बंदा टाइम भी लगाएगा, एफर्ट भी लगाएगा, कई बार पैसे भी लगाएगा, अपने काम भी छोड़ेगा, और एंड में क्या मिल रहा है कि क्या कर दिया तूने, किया तो हमने कहा था, एहसान कर दिया क्या। वहां पर कहीं ना कहीं धरती से इस तरीके से तो अच्छाई गायब भी हो जाएगी। फिर कौन बचेगा अच्छा? हर कोई यही सोचेगा कि ऐसे करके तो मेरे को बेकार मिला, मैं तो किसी की मदद ही नहीं करूंगा। तो फिर ये होगा कि हम किसी की मदद ही नहीं करने वालों में चले जाएंगे कहीं ना कहीं। तो मदद करनी है बट विथ टर्म एंड कंडीशन। ठीक है ना, जो सामने से नहीं खेल रहा हमारे साथ, हम उसकी मदद कर पाए, इतना अच्छा दिल हमारा बना रहेगा अगर हम ऐसे मतलब नालायक लोगों से थोड़ा सा अपने आप को बचा लें। नहीं तो अगर हम अपनी बाउंड्री नहीं बनाएंगे तो ऐसे लोग ज्यादा मिलेंगे जो हमारा फायदा उठाएंगे, और उसका नुकसान ये होगा
कि कभी जीवन में कोई सच में जरूरतमंद ऐसा आया कि जिसकी मदद शायद हम ही कर सकते थे, और हमने क्योंकि इन लोगों के कटु अनुभव की वजह से हम इतना त्रस्त हो चुके होंगे कि हम उनकी भी मदद नहीं करेंगे, वो गलत हो जाएगा। ऐसे तो संपूर्ण सृष्टि में ही कहना अच्छाई खत्म हो जाएगी। तो अपनी अच्छाई को बना के भी रखना है, बचा के भी रखना है, लेकिन अपने आप को भी बचा के रखना है ऐसे लोगों से जो हमारा फायदा उठाते हैं। ठीक है ना? तो ध्यान से देखे करो कि जो सामने वाला हमसे मदद मांग रहा है वो कंप्लीटली स्पष्ट शब्दों में सही से मांग रहा है और उसको रियल में जरूरत है कि हम ही कर सकते हैं, अदरवाइज उसको काम ही नहीं होगा, बहुत परेशान वो हो जाएगा और वो हमसे मदद मांग रहा है, तब करो। इसमें आप बुरी इंसान नहीं बनेंगे, लेकिन आपकी कुछ टाइमलाइन बन जाएगी, कुछ बाउंड्री बनेगी, कुछ आपकी वैल्यू बनेगी कि हाँ भाई, और जब फिर किसी की मदद करो तो बहुत बढ़िया से करो, तब बनेगी आपकी वैल्यू। नेक्स्ट, ले लो दी फैंसी बर्तन तो ऐसे तो तब सोचना पड़ता है जब कमाई का कोई जरिया ना हो। भैया की कुकिंग मसाला किचन की तरह ही अच्छी है, बस बर्तनों की कमी है। हर रेसिपी में कुछ अलग होता है और इजी वीडियो टाइम भी वेस्ट नहीं करती है ऐसी। मुझे आइडिया है कि आपसे भी ज्यादा चलेगा चैनल, मैंने तो सोचा भी नहीं था उनमें इतना टैलेंट है। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। मैं भी अक्सर उनसे यही कहती हूँ कि मेरे अपने रीजन है जिसकी वजह से चैनल में ग्रो, मतलब सही बताऊं ना, नहीं करना चाहती। इसीलिए इतना ज्यादा ये है कि ठीक है एक रिदम बना रहे, लेकिन अपनी छोटी सी फैमिली ठीक है, बहुत एक्सपोजर नहीं चाहिए। लेकिन उनके लिए मेरी भी इच्छा है कि भगवान करे तुम्हें जरूर मिले, गोल्ड बटन भी मिले, सब लगाएंगे दीवार पे। मेरा तो इतना ही था, बस मुझे जो चाहिए था, कहना चाहिए मेरे को सही मायनों में मिल गया। जितने लोगों का मैं कर पा रही हूँ अपने कुछ भी वीडियोस के जरिए मोटिवेशन या जो भी कहिए एक सॉर्टेड उनको कर पा रही हूँ, उतना मेरे लिए सही है। जो मेन फुलफिलिंग है ना वो यही चैनल है, जहाँ पे मुझे फील होता है कि हाँ किसी को मेरी मदद की जरूरत सच में थी तो मैं कर पाई, है ना। नेक्स्ट, दीदी जब पता हो आपको क्या करना है, कैसे करना है, रास्ता यही है, तब भी आप जब टाइम हो काम का जो कि बहुत मुश्किल से मिला हो टाइम, फिर भी बेस्ट 100% पोटेंशियल के साथ ना कर पाओ तो इसको क्या कहोगे? चाहे वेट लॉस हो, चाहे करियर, चाहे जो सोचा है वही ना हो पाए, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, कभी घर के कलेश, कभी कोई आ जाता है, आपके बच्चे, आपका पति, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, रीजन कोई हो, आप मर रहे हो अंदर ही अंदर बट वो हो नहीं रहा, ऐसा लगता है भगवान से ही लड़ाई है, तो क्या कहोगे आप इस बारे में? मेरी हिम्मत ही टूट जाती है, बार बार हार कर 5-6 साल से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ती हूँ, फिर खत्म हो जाता है सब। डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, नहीं तो एक एपिसोड मेरा ही हो जाएगा। बस कुछ बनना ही करना है, सक्सेसफुल होकर दिखाना है, 30 kg कम करना है, क्या करूं? ऐसा लगता है खुद की ही सबसे बड़ी दुश्मन हूं मैं, प्लीज हेल्प। देखो आपको ना जो रिजल्ट जितने टाइम में चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि मिलेगा नहीं, लेकिन क्योंकि आप उस वजह से बीच में अपने एफर्ट्स छोड़ देती हैं तो ये एक इलास्टिक की तरह है कि आपने खींचा हुआ है, खींचा हुआ है, खींचा हुआ, लेकिन वो इतने निकले वहां से, वजन बाहर निकल के उस खिंचाव की वजह से, उस प्रेशर की वजह से इतना आप फिर ढीला छोड़ देती हैं, तो फिर वहीं जाके सेट हो जाता है। ये हो रहा है। अब किसी को देखो वही चीज थोड़े एफर्ट्स के बाद ही मिल जाती है, किसी को उसमें बहुत ज्यादा घिसना पड़ता है खुद को, है ना। लेकिन अगर दोनों तीनों टारगेट एक साथ पूरे नहीं है तो एक बात तसल्ली से ये सोच लो कि इन तीनों में भी अगर एक चुनना पड़े कि भगवान खड़े हैं, लाओ मांगो क्या मांगती हो, और तुम्हें कोई एक चुनना पड़े तो तुम क्या मांगोगी? फिर उसी के लिए थोड़ी सी कोशिश करो। और रही बात ये कि हमारा घर मेरे पति आ जाते हैं, मेरे बच्चे आ जाते हैं, देखो यही तो असली खेल है। अकेले रह के अगर ये सब कुछ अचीव कर भी लिया और उस दिन आपके साथ आपकी फैमिली ना हुई, किसके साथ शेयर करोगे, किसे बताओगे, है ना। खुशी, मेरे को जो पर्सनली लगता है ना, दुख के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो भी मुझे उबरना है उससे मैं खुद ही उबरूंगी, कोई खड़ा है तो भी ठीक है, नहीं भी खड़ा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो झेलना है वो मुझे ही झेलना है। मुझे असली में सब में परिवार की जो सबसे बड़ी कमी कभी लगती है ना कि बहुत सारे लोग हों, हम कम क्यों हैं, वो लगती है खुशी के टाइम पे, जब कोई खुशी का मौका होता है ना, जब लगता है सब हो। तो कहीं ना कहीं वही है ना, जब आप जो भी स्ट्रगल कर रहे हो जिस भी चीज के लिए, जब वो अचीव कर भी लोगी तो अगर ये लोग ही नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? तो ये आपका जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर आप इन्हें पूरा जीवन ना भी माने तो इनके साथ ही अपने सारे सपने पूरे कर लोगी, तब आपको फुलफिलिंग लगेगा।
अगर इन्हें छोड़ के पूरा करोगी तब भी आप अधूरा ही महसूस करोगी, जैसे अब कर रही हो। तो इन्हें बोझ मत मानो, ये करो कि भाई इनके साथ ही चलना है, ऐसे ही चलना है। तब क्या कर सकती हूँ, कैसे कर सकती हूँ। नेक्स्ट, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं इस बार ससुराल गई थी, मेरी ननंद भी आई थी, उसने लड़ाई की अपने बच्चों को मेरी बेटी के साथ खेलने नहीं दिया, मेरे से बोली मेरे बच्चे भी मेरा आधिर हैं, आप होती कौन हो। मेरी सास के बोलने पर मैंने बात की उससे, और मैं ही कॉल या एसएमएस करती हूँ तो एक दिन बाद एसएमएस से रिप्लाई करती है। मेरे हस्बैंड उससे बात नहीं कर रहे, ना वो उन्हें कॉल कर रही है, जबकि एक बार इन्होंने किया था। गलती होने के बाद भी एटीट्यूड दे रही है। इस बार राखी ना भेजें तो हम कैसे रिएक्ट करना चाहिए। मैं कोई स्ट्रेस नहीं लेना चाहती, ना मेरी फोटो स्टेटस में कुछ कमेंट करती है ना कुछ, जबकि मैं कर देती हूँ। मुझे कोई मन में ऐसा नहीं है, बात में भी कम करना चाहती हूँ बात, लेकिन मेरी सास बोलती है प्रेग्नेंट हो तुम, बेटियों को नाराज नहीं करते। उसको कुछ बोलती नहीं। मेरे ससुर से भी वो 3 महीने से बात नहीं कर रही है, जबकि हाँ, तो जो आपकी नंद का जो भी कुछ होगा मुद्दा, उसमें उसकी माँ का उसे पूरा सपोर्ट मिल रहा है। सही गलत कुछ भी बताने के बजाय जो बेटी कह रही है वो ठीक है। एक तो ये सीन हो रहा है। दूसरा क्या है, राखी वाखी का यार देखो, बस एक बार लगता है भेजना या नहीं भेजना, कि अच्छा बस, इससे ज्यादा नहीं होता। नहीं होता, ये सब दिमाग का फेर है कि हम उसे जितना ज्यादा बड़ा बना ले। तीसरी बात कि भैया एसएमएस से आप जवाब दे रही हो, एसएमएस से वो जवाब दे रही है, इतना भी चल रहा है ना, चलने दो। इससे ज्यादा अगर वो नहीं चाह रही तो वो नहीं करेगी। आप बेफालतू में खींचातानी इसमें करो मत। लेकिन उससे कहना, उसकी अच्छी बातों से खुशी तो पहले ही नहीं मिल रही थी, अब उसकी बुरी बातों से बुरा लगना भी आपको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कोई फर्क ही ना पड़े। कर लिया तो ठीक, फोन नहीं करा तो ठीक। आपने एक मशीन की तरह टाइप करना था, करके छोड़ दिया छुट्टे। टेक्निकली राइट मतलब आपको होते रहना है बस, ताकि घर में आपके शांति बनी रहे। अगर वो छोड़ देती है, इस बार नहीं भेजती किसी वजह से राखी वाखी, तो उसका ही एक नेगेटिव पॉइंट और बढ़ जाएगा। आपका उसमें ना कोई नुकसान ना कोई फायदा। ठीक है। नेक्स्ट, थैंक यू दीदी मेरे आंसर के लिए। मेरा क्वेश्चन है, मेरे हबी पहले तो हमेशा टॉन्टिंग करते थे कि तुम घर पे पड़े पड़े खाती हो, तुम्हारी 5,000 की औकात तक नहीं। अब मैं जॉब करने लगी, अच्छी सैलरी पा रही हूँ, तो हमेशा मुझसे किसी न किसी बात का इशू बना के लड़ते हैं, ब्लेम मेरे पे डाल देते हैं, चलते चलते हैं मुझसे बातें छिपाते हैं, एकदम हिडन एनिमी की तरह ट्रीट करते हैं। इन लॉज का अपना समझते हैं। इन लॉज को मेरी शादी के 10 साल हो गए, बेटा भी है, मेरे बेटे को मेरे अगेंस्ट भड़काते हैं। और इन लॉज जो कि यूपी में रहते हैं, हमेशा उन्हीं से कभी फोन पे कभी वीडियो कॉल पर लगे रहते हैं। मेरे से मतलब नहीं, उन्हें और बेटे को लगाए रहते हैं अपने साथ। मैं अपने काम से मतलब रखती हूँ। मेरा एक बुरा वक्त था, तब इन लॉज ने मुझे गालियां बातें सुनाई थी, मैं भूल नहीं पाती हूँ। पति चाहते हैं मैं उनकी चमचागिरी करूं जैसे वो करते हैं। ससुराल वालों को तो छोड़ दिया, पर पति कहाँ छोड़ दूं। जीवन नरक बना रखा है, बहुत परेशान हो गई हूँ दीदी। हर तरीके से पति को अपना प्यार जगाने की कोशिश किया, डे 1 से उन्होंने मुझे दुश्मन की तरह ट्रीट किया। मैंने आपके वीडियो देखकर उनको ट्रीट किया, मायके जाके देख लिया, पर वहां भी गुजारा नहीं। पति ना तो खुद सुकून से रहता है, ना मुझे जीने देता है। पूछती हूँ क्या प्रॉब्लम है, कुछ बोलता नहीं, बस फालतू की बातों में घर में कलेश करता रहता है। डिवोर्स नहीं ले सकती हूँ, प्लीज आप प्रॉपर तरीके से पति से डील करने का तरीका बताएं तो आपका उपकार होगा दीदी। मैंने सेम साम दाम दंड भेद सब ट्राई कर लिया, वो आदमी नहीं सुधरा। वो इन लॉज के लिए जी जान देता है, मैं उसको दुश्मन लगती हूँ। प्लीज दीदी डू समथिंग। कुल मिला के उसका यानी कि बिल्कुल केस विजन जो भी कह लो क्लियर है कि उसको अपने माँ बापों के साथ ही सेटिंग बना के रखनी है। और जब तक आप उसके कहे अनुसार उसके घर वालों के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाती, इन आपके शब्दों में चमचागिरी नहीं करती, तब तक वो आपके साथ नहीं बनेगा। अब मेरा प्रश्न इसमें आगे ये है, जवाब मैं तब दे पाऊंगी कि अगर शुरुआत में शादी में जब आप गई थी तो तभी से ये चीज शुरू हो गई थी, अरेंज मैरिज थी, या आपके जाते ही सास ससुर और उनके साथ प्रॉब्लम शुरू हो गई थी कि आपका और आपके पति का रिश्ता कभी भी अच्छा नहीं रहा। ये थोड़ा मुझे जानने की इच्छा है। अगर पहले हुआ था कभी, कुछ महीने अच्छा चला था, फिर आपके इन लॉज से कुछ बात हुई, फिर बात खराब हुई है, तो उस हिसाब से हमें डील करना होएगा। और अगर ये है कि जब से आप गई हैं तब से यही ढर्रा चल रहा है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं कर रहे पति,
सिर्फ और सिर्फ ये है कि मेरे माँ बाप मेरे माँ बाप, तो फिर अलग तरीके से डील करना होता है ना। अगर देखो डे वन से ही ऐसा ही चल रहा है, इसका मतलब सिंपल है, हम कुछ भी करें, उस आदमी को हमारे अंदर इंटरेस्ट है ही नहीं, उससे शादी क्यों की उसने, है ना। वो भी एक यक्ष प्रश्न बनता है कि भैया तुमने शादी क्यों करी, फिर क्यों ही लेके आए थे जब तुम्हें बीवी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मुझ में नहीं है, जिसमें था उससे करने चाहिए थी, एक औरत की जिंदगी तो ना खराब हो। ये फिर क्वेश्चन आपके मैके वाले भी पूछ सकते थे इस चीज को कि भाई पहले दिन से ही जाते ही तमाशे कर दिए, कभी लड़की को अपनापन नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, शादी करी क्यों थी। और अगर सास ससुर के साथ आपकी जाती ही प्रॉब्लम हो रही है तो सास ससुर से भी ये सवाल जवाब तभी करने चाहिए थे कि भाई लड़की को तुम देखभाल के लाए हो, तो इस तरीके से क्यों आते आते प्रॉब्लम हो रही है। होती तो सबके घर में है, लेकिन एकदम डे वन से ही शुरू हो गई, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है ना, आप में या उनमें। अब क्या है, इस टाइम पे देखो, अगर आपका बिल्कुल डिसीजन क्लियर है कि मुझे डिवोर्स नहीं लेना है, ठीक है, और पति को आपने सब कुछ करके देख लिया, तो अब क्या ऑप्शन बचता है हमारे पास कि हमें इसी के साथ रहना है, ये अपना रास्ता नहीं बदल रहा। तो एक दिशा में जब गाड़ी कब चलेगी, जब एक पहिया अगर अटक गया है, सेम डायरेक्शन में नहीं चल रहा, वो इधर उधर नहीं मुड़ रहा, दूसरे को भी उसी डायरेक्शन में जाना ही पड़ेगा, जब भी तो गाड़ी चलेगी, नहीं तो रुक जाएगी, है ना। तो हम एक हद तक कोशिश करते हैं सामने वाले को बदलने की, लेकिन जब लगता है कि कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा और किसी तरीके से नहीं आ रहा, तो क्या करते हैं, हम टेम्परेरीली सरेंडर कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए वो मुद्दे थोड़े शांत होने लगते हैं, एक और मौका हम दे देते हैं उस चीज को, थोड़ा सा हम संयम रख लेते हैं, थोड़ा सा सब्र रख लेते हैं, एंड बेमन से ही सही हम एक और ट्राई करते हैं। अब उसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्या चीजें थोड़ी सी भी स्मूथ हुई हैं। अगर उसको पति पत्नी के रिश्ते में थोड़ा भी इंटरेस्ट है और वो चाहता है अपनी वैवाहिक जीवन बीते सही से, तो आप जैसे ही थोड़ा सा इनिशिएटिव लेंगी कि चलो ठीक है मैं भी थोड़ी बहुत बात कर लेती हूँ, अगर वो कहे तो, कभी जाना पड़े तो चलो चले जाते हैं, चाहे बेमन से ही जाओ, वहां जाके बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं भी हो रहे, लेकिन चले गए, थोड़ा थोड़ा अगर आप कहीं ना कहीं कोशिश करके देख लो कि भाई ये करके देख लूं मैं, एक यही चीज रह गई है। आपका क्या है कि उनके आपके टाइम पर उन्होंने आपको गालियां दी है, वो आपका अपमान हुआ, आपके पति को वो चीज नजर नहीं आ रही, आप अपने अपमान के चक्कर में अगर अड़ी हुई हैं तो आपकी शादी दांव पे लगी हुई है कहीं ना कहीं, चाहे बेमन से ही सही। तो इसका मतलब क्या है कि हमें थोड़ा सा बैकफुट पे आके चलो इनकी मर्जी का भी करके देख लेते हैं। तो अब आपको वही ट्राई करना पड़ेगा, ताकि एक ट्राई है कि क्या इसके बाद कुछ परिवर्तन आता है। लेकिन अगर आपने कोशिश करी ये सब करने की भी और उसके बाद भी आपके पति का रवैया आपकी तरफ नहीं बदलता, तो मान जाओ कि फिर वो कुछ भी करने से चेंज नहीं होएगा। आप ये मान के चलो कि पति के नाम पे एक बस एक मोहर सी लगी हुई है, अलग मुझे होना नहीं है, मैं अकेली हूँ, मुझे अपने सुख दुख खुद ही देखने पड़ेंगे। रही बात बेटे की, हमारे यहाँ एक कहावत है, पानी हमेशा झील में मरता है। ठीक है, जब हमारा बाप हमारे दादी बाबा तीन मिलके हमें एक पट्टी पढ़ाएंगे ना, और हमारी माँ की वैल्यू हो नहीं रही उस घर में बिल्कुल भी, और ना हमारी माँ का रोल ऐसा है कि भाई उसी पे घर चल रहा है, ठीक है, और तब बच्चा कहीं ना कहीं अपने परिवार यानी कि दादी बाबा और बाप में इतना ज्यादा माँ इम्प्रेस हो जाता है, प्रभावित हो जाता है वहां पे जाके, कि कहीं ना कहीं वो अपनी माँ को ही छोड़ने को तैयार हो जाएगा। तो मैं तो यही सलाह दूंगी कि बच्चे को अभी ना मान के चलो वो दोनों में से किसी भी तरफ जा सकता है, उससे भी अपना थोड़ा सा जी पक्का ही रखना कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। और बाकी ये है कि भैया उसको अब ये जब सब कुछ पहले ही कर चुकी हो, तो एक बार उसकी मर्जी के हिसाब से अपने ससुराल वालों से थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाओ, लेकिन जैसा भी बिल्कुल रिजिडली छोड़ रखा है ना, थोड़ा बहुत बातचीत शुरू करके देखो, फिर देखो क्या पता इस इंसान में बदलाव आया या नहीं आया। ठीक है, देखो जितनी भी असफलताएं होती हैं वो यही रहती हैं कि भाई यानी कि ये तरीका गलत था, अगला तरीका इस्तेमाल करके देखो, वो भी नहीं काम करेगा फिर कुछ और सोच के देखेंगे कि भाई ये करके देखते हैं, है ना। ये तो मैं भी कहती हूँ कि शादी से निकलना, डिवोर्स, ये सब आखिरी वो होता है, लेकिन वो आखिरी ही है, वो हमारी सहन शक्ति बताती है कि कौन सा एफर्ट हमारा आखिरी था। नेक्स्ट,
सुनीता जी, मेरी मैरिज के 15 साल के बाद हबी ने डिवोर्स के झगड़े करने स्टार्ट कर दिए। 2 साल से डिवोर्स केस चल रहा है। 15 साल तक घर का खर्चा नहीं देते थे मुझे, कभी कैश हाथ में नहीं दिया, मुझसे 2-3 मंथ बात नहीं करते थे, बहुत ज्यादा फिजिकली इमोशनली हर्ट भी किया है। कभी हमें, मैं और 2 बच्चों को टाइम नहीं देते थे, सब कुछ छुपाते या झूठ बोलते थे। अब 2 साल से किड्स और मैं हमारी लाइफ सुकून से जी पा रहे हैं, पर मेरा भाई अभी भी मेरे हबी को सपोर्ट करता है और उनके कांटेक्ट में है। ये मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों। प्लस मुझे हमेशा उनके हर्टिंग बैड बिहेवियर याद करके लगता है कि सही हुआ जो अलग हुए। पर कभी कभी सेल्फ डाउट होता है कि कहीं मेरी कोई गलती तो नहीं हुई उन्हें समझाने में। इसमें से कैसे बाहर आऊं। प्लस 2 साल पहले उन्होंने बेहद झगड़े शुरू किए थे। मेरे मम्मी पापा ने मेरे किड्स को जो जो प्रॉपर्टीज दी हैं वो सेल करके सारे पैसे उन्हें दे दूं। मैंने मना किया तो वहीं से डिवोर्स मैटर स्टार्ट हुआ था। प्लीज गाइड मी। आपने बिल्कुल सही किया। जो अपने बच्चों का जो पैसा है, जो उसके नानी नाना दे रहे हैं, वो बेच के क्यों लेना है तुम्हें। तुम्हारे बच्चों के लिए सेविंग ही तो कर रखी है, और उसको मना कर रहे हो तो बात डिवोर्स तक पहुंच गई। तो बेफालतू में आप अपने ऊपर बिल्कुल ना सोचें। कोई सेल्फ डाउट में जाने की कोशिश, मतलब अपने दिमाग की सारी खत्म कर दें। आप बिल्कुल ठीक करा आपने जो करा। रही बात यह है कि भाई फेवर में है। अक्सर भाई नहीं समझते। जिस भाई का बहन के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड होगा वो उसके साथ खड़ा होगा। लेकिन जो वो रहते हैं ना कि पुरुष प्रधान समाज वाली सोच वाले, उनको वो जीजा का ही सपोर्ट करता है कि इसी ने कुछ किया होगा। तो वो इतना ना सोचें कि ये क्यों सोच रहा है, मैं गलत तो नहीं हूँ। लेकिन आपका जो जितना आपने मुझे बताया है उस हिसाब से आपने कोई गलती नहीं करी। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरा ससुराल परिवार टॉक्सिक है और हस्बैंड, एक बच्चा है मेरा 4 साल का, फिर होने वाला है, और मैं हस्बैंड दूसरे शहर में रहते हैं। अगर छोटी सी बात भी होती है तो मेरे हस्बैंड अपनी माँ को कॉल करके सारी बात बताते हैं और मुझे नीचा दिखाते हैं। मेरे हस्बैंड मेरे मन के और ससुराल में मायके और ससुराल होगा हर जगह मेरी इमेज खराब करके, क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं है हिंदी में, बहुत परेशान रहती हूँ हिंदी में। मुझे अपने चेहरे पर होने वाले बच्चे के बारे में चिंता लगा रहता है। प्लीज प्लीज मुझे रास्ता दिखाओ। ये शायद वॉइस ओवर से करा होगा तो बहुत सारी मिस्टेक है। मेन ये है कि मैं आपके पति ने सब जगह बुराई कर करके आपकी इमेज खराब कर रखी है, ठीक है। मेरे को तो ऐसा लगता है, देखो, या तो इतने स्ट्रांग बन जाओ कि फर्क ना पड़े, या फिर आप भी फोन करो, आप भी उनके हिस्से की बात बताओ। सामने वाला यकीन इनका करे या उसका करे, कंफ्यूज जरूर हो जाएगा। एक तरफा आपकी इमेज खराब नहीं होगी, ठीक है ना। या फिर नहीं भी बताना तो मैं हमेशा कहती हूँ, सिंपल ये कह के छोड़ दो कि भाई अगर मैं अपना साइड बताऊंगी तो फिर वो बात हो जाएगी कि घर की बात बाहर, लेकिन सब कुछ इतना अच्छा वहां है नहीं। और एक मोटा सा अंदाजा उस आदमी के आप यही लगा लो कि जो अपने घर की, परिवार की, बीवी की इतनी निजी बातें बाहर जा जा के ऐसे बता रहा है, तो वो खुद कितना समझदार है। तो बताने को तो मेरे पास भी है, और एक आध बात छोड़ दो ऐसी बता के, तो ये रहेगा कि सारी बात भी नहीं आपने बताई, लेकिन फिर भी सामने वाला पजल्ड हो जाएगा कि यार ये लेडी तो समझदार है, लगता है उसी में गड़बड़ है। तो उसकी बात का वजन अपने आप हल्का हो जाता है ना। तब इसी ईगो में मत आओ कि हम किसी को जवाब देने के लिए लायबल नहीं है, हम क्यों बोले। नहीं, अगर या तो हमें अपनी इमेज की चिंता छोड़नी होगी कि कोई कुछ भी कह रहा हमें फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर हम इमेज कॉन्शियस हैं तो फिर अगर हमारे खिलाफ कोई गलत बात उठती है तो उसे दबाने के लिए हमें भी हर जगह अपना पक्ष रखना होगा जहां पॉसिबल हो। नेक्स्ट, मैम, मेरे हस्बैंड की मेरे मायके वालों और मेरी बहन और उसके हस्बैंड से नहीं बनती, पर जब मेरी बहन का बेटा हुआ तो हम एक दिन के लिए गए दोनों। उससे पहले या बाद में मेरे हस्बैंड और बहन के बीच कोई, ब्रदर इन लॉ के बीच कोई बात नहीं है। पर अब मेरी बहन और उनके हस्बैंड मुझसे कह रहे हैं कि आप हमारे बेटे की राखी बंधवा दो अपनी बेटी से। यह बात जब मैंने अपने हस्बैंड को बोली तो बोले कि देख लो जैसे भी है। मुझे ये जवाब सुनकर ऐसा लगा जैसे वो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे। फिर मैंने कहा कि आपका कोई प्लान है उस सैटरडे संडे उधर जाने का, तो बोले अभी कोई आइडिया नहीं। क्या करना चाहिए मैम, पर मुझे ये भी पता है कि ये बात अगर इनके भाई ने बोली होती अपने बच्चे के राखी बंधवाने की तो भागे भागे जाते। अभी उनके कोई बच्चा नहीं है। देखो, उन्होंने मना तो करानी है ना। तो आप, अगर आपको लग रहा है कि हाँ चल सकता है तो ठीक, लेकिन जब
बड़ों के बीच में ही ढंग से बॉन्ड नहीं है तो बच्चों में कैसे बनेगा। और दूसरा, मैं अपना पर्सनली बताऊं, जैसे मेरा बेटा नहीं है तो मैं खुद पक्ष में नहीं हूँ कि किसी कजिन के या किसी के मामा, अब मेरे मतलब मेरी दीदी के बच्चे हैं, शैंकी मयूर है, उनकी बहन नहीं है कोई सगी, मेरा कोई बेटा नहीं है, तो कायदे में तो हम दोनों बहनों के बच्चों के अब आपस में राखी बंधन हो जाते। जब से मेरी लड़कियां हुई हैं 12 साल की, तब से तो हो ही जाते भाई, उससे पहले नहीं भी थे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको लग रहा है कि वो रिश्ता परमानेंट चल जाएगा, पति की मर्जी, जैसे कह रही हो ना कि पति के भाई ने कहा होता, अब हम, मेरी लड़कियां आनंद को बांधती हैं, मेरे देवर के लड़के को, जो मेरा सगा देवर है। अब मेरी भले उससे पटरी खाए ना खाए, हम बात करें ना करें, लेकिन बच्चों के बीच में बॉन्ड है, रहते भी हैं साथ, जाते भी हैं, क्योंकि कड़ी है अम्मा बाबा, उन्होंने जोड़ रखा है चारों बच्चों को। तो वहां पर ऐसा है कि इन चारों में इतना अच्छा बॉन्ड है कि कल को हम नहीं भी मतलब चाहेंगे ना, तो भी एक दूसरे को निभा लेंगे जब ये बड़े होंगे, है ना। तो वो चीज है। अब मैं अपने मैके में करूं और वहां पे फिर 2 साल करूं फिर छूट जाए, मुझे लगता है उससे बेहतर ये है कि रिश्ता दिलों में रखो, धागे वाला वो एक रिचुअल है, वो तो छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरा पति इंटरेस्ट नहीं ले रहा, लेकिन एटलीस्ट कह तो दिया ही ना, आपकी मर्जी है, करवा लो अपने दम पे, करवाना ये सोच के, कल को उसके अपने भाई के भी बच्चे होंगे, जब वो कहेगा वहां भी, तो वहां भी करवा लेना, फिर ये कर लेना। और अगर ये है तो सीधे बोल दो, थोड़ा सेफ खेलना है अपने बहन बहन को ही, भैया इनका इनका ही बोलनी है, कल को आप 2 साल बंधवा के फिर कुछ तमाशा करने लगे तो रहने ही दो, कल को तुम्हारा सगा होएगा तब तुम कर लेना, हमारा कुछ होगा हम कर लेंगे, रहने ही दो, मिलना जुलना वैसे ही रख लो। क्योंकि बड़ों की झगड़े के बीच में जब त्योहार खराब होता है ना, मुझे वो बहुत बुरे लगते हैं। शुरू ही मत करो ऐसी चीज जिसको पता है जिंदगी भर नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट, एक सजेशन आया है, हेलो मैम, जो बच्चा पॉटी रोकता है उसके लिए, बच्चा जब ऐसा करे तो उससे उसके पैंट खुद से साफ कराना शुरू करें, जब खुद से साफ करना पड़ेगा तो जल्दी आदत सुधर जाएगी। बिल्कुल ठां, जो मैंने टॉयलेट सीट का एग्जाम बताया था ना, वो एग्जाम्पल कि सीट गंदी कर दी थी ये वो, मैंने भी जितनी मैंने करी करी, मैंने भी उस अपनी बेटी को साथ में लगाया था कि कर, पोंछ, खुद साफ कर सारी सीट, उसके बाद मैं क्लीन करूंगी। एक ही बार में डांट पिटाई थोड़ी सी और वो खुद की क्लीनिंग एक ही बार में समझ में आ गई थी। तो अगर आप पिटाई नहीं करना चाह रही, चाटा एक दो भी नहीं लगाना चाह रही, मैंने बताया था बस इतना इतना ही लगा था, लेकिन वो हम ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि हम बहुत पीट रहे हैं ये वो, तो उसमें यही है कि ये बिल्कुल बेस्ट तरीका है, उसकी पैंट उससे ही साफ करवाओ बच्चे, उसके लिए भी आपको डांटना पड़ेगा, ये कर खुद साफ। नेक्स्ट, मेरे परिवार में एक किसी की तबीयत खराब है, तो जब मेरी बेटी की या मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हुई थी, उन्होंने घर पे आके मेरे से पूछा नहीं, बस बाहर गली में ससुर से पूछ लिया। अब मेरा मन नहीं कर रहा जाने का, पर ससुर कई बार जा चुके हैं, घर पे भी, हॉस्पिटल भी, और हस्बैंड भी जा चुके, तो मैं क्या करूं। और वो लेडी ऐसी है कि कभी गली में दिख जाऊं तो बहुत गंदा मुंह बना लेती है, मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा वहां जाने का। देखो, अगर बिल्कुल ही मरा हुआ है कोई, तो ये सब एक किनारे रख के चली जाओ, बीइंग टेक्निकली राइट। और नॉर्मल है तो जब तुम्हारे ससुर चले गए, पति चले गए, तो जरूर थोड़ी सभी जाएंगे हाजिरी लगाने, तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है, मुंह वो वैसे भी बना रही है, थोड़ा और बना लेगी। नेक्स्ट, मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, 1 साल की बेटी भी है, लव मैरिज है, मेरे हबी और मैंने घर साथ मिलकर लिया था। मेरी MIL बहुत झगड़े करवाती हैं, बेटे का खाना खुद बनाती हैं, घर को गंदा करके रखती हैं, मुझे ऐसा लगता है मैं कोई जेल में फंस गई हूँ, क्या करूँ, ना पति अपना ना घर मेरा, मन कहीं नहीं लगता। ये हाल है लव मैरिज के, बताओ। अरेंज मैरिज वाले बदनाम है कि वो जानते नहीं, लव मैरिज करके भी इतना उपेक्षा। तो ऐसा है जी, जब अपना पति ही लव मैरिज वाला अपने साथ ना दे तो तुम किससे तो जवाब मांगोगी, किससे क्या करोगी। लेकिन ये है कि जीना तो है ही। तो जेल में फंस गई हो वाली फीलिंग जो है वो बिल्कुल ना लो। और अब आपके बच्चा भी पता नहीं है नहीं है इसमें, लेकिन अगर बच्चा है उसके साथ अपना मतलब उसी के साथ अपना टाइम मोस्टली स्पेंड करो, इन्हें माँ बेटो को आपस में खिचड़ी पका लेने दो, ठीक है। और बजाय ये एक तो वही है ना, अब खाना सास बना रही है, या तो हमारा ही बना दे, फिर काम ही निपट जाए, नहीं तो फिर आप बनाओ, सबका बना दो,
फिर बनाए दोबारा तो पता तो चले कि क्या मुसीबत है। भाई क्या करना है, मतलब पति पत्नी को अलग करवाना है। एक बार ये क्लियर शब्दों में पूछना चाहिए, मतलब एंड क्या है इस चीज का। ऐसा कहाँ होता है कि सास जो है वो पति का खाना बना रही है, बहू अपना बना रही है। ऐसे कौन से घर में होता है? और इस सब तमाशे का एंड रिजल्ट क्या चाह रही है, मुझे आज बता दें तो मेरे इतना टाइम ना खराब हो, एनर्जी ना खराब हो। मुझे एग्जैक्ट बता दें कि ये कहाँ जा रही है दिशा, एग्जैक्टली मंशा क्या है। जब आप ऐसे सीधे प्रश्न पूछेंगी ना अपनी सास से या पति से, तो देखो क्या जवाब निकलता है। क्योंकि अक्सर कोई जब इस तरीके की हरकतें कर रहा होता है ना, आप रिएक्ट नहीं कर रहे, उससे सीधे कन्फ्रंटेशन नहीं कर रहे, वो करता रहेगा। लेकिन जब आप उसे आईना दिखाते हो ना कि देखो तुम एग्जैक्टली क्या कर रहे हो और इसका मतलब एंड में परिणाम क्या है तुम्हारे हिसाब से, तब वो थोड़ा सक पकाता है। फिर वो बताएगा, चाहे झूठ ही बताएगा कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। तो वो बात आपके यहाँ जरूरी है करनी। नेक्स्ट, वो फिफ्थ का बच्चा जो स्कूल जाना नहीं चाहता, अगर ट्यूशन चाहे तो मैं ऑनलाइन ट्यूशन दे दूंगी एंड आराम से पढ़ाऊंगी, उसका लेवल अपग्रेड करते हुए प्लीज मुझसे कांटेक्ट करें। ये एक आईडी है, इनका नाम है @निशा शर्मा4238। तो आप एपिसोड 231 को अगर अभी भी सुन रही हैं, जिनका बच्चा दिक्कत कर रहा था, वो इनकी आईडी पे जाके कमेंट करके जैसे भी इनसे कमेंट कांटेक्ट कर लें। क्या पता ऑनलाइन ट्यूशन काम ही कट जाए। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरी ननद बहुत टॉक्सिक है, शादी को 8 साल हो गए। जब आती है किसी न किसी बात पर झगड़ा करती है। मेरे बेटे का बर्थ हुआ था उस टाइम उसको पनौती बोला था और भी बहुत कुछ। लास्ट टाइम भी उसने चाय को लेकर झगड़ा किया कि कप जोर से क्यों रखा, चाय का कप उठाकर फेंक दिया। इस बात पर से बहस हुई। जब उसके घर जाने का दिन आया तो मैंने उसके पैर छुए तो बाग से 2-3 बार धक्का मारकर हटाया कि फॉर्मेलिटी मत कर, और उसकी बेटी को हमने गिफ्ट दिए थे, वो कार में से बाहर उठाकर फेंक दिए। MIL उसके हर गलत बर्ताव में उसका साथ देती है। अब मुझे उसके साथ कैसे रहना चाहिए? लंका लगा देनी चाहिए। मुझे तो पढ़ते पढ़ते इतना गुस्सा आ रहा है। जिस टाइम वो बैग से धक्का दे रही थी ना मैं तो उठ के हाथ से दे देती उस टाइम पे, कि दफा हो यहाँ से, आई बड़ी पैर छुआने, है ना। और मेरे बेटी को पनौती कोई बोल के देखे, क्या मैं बजाती हूँ उसकी बैंड। भले मेरा पति साथ हो ना हो, सस सास है, ले ले साथ। ये ताड़का का साथ लेके तो तू भी लपेटी जाएगी साथ में। एक लिमिट होती है, तब तक हम टेक्निकली राइट होने की सोचते हैं। सामने वाला अपना इतनी लेवल गिरा के हरकतें कर रहा हो ना, तो फिर तो भाई बजाओ, बैंड बजाओ तबीयत से। ऐसे लोगों को ऐसा लगता है कि हमें ही दुनिया में सबसे ज्यादा बदतमीज है, हमें ही सब कुछ करना आता है। ऐसे लोगों के लिए थोड़े से तरकश में अपने बदतमीजी वाले बाण रखने चाहिए। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैं वर्किंग हूँ हॉस्पिटल में, मेरा गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो गया, लेकिन अभी रिजल्ट आया है बट ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं बार बार कि प्राइवेट जॉब है छोड़ दो, बट मैं अभी नहीं छोड़ना चाहती हूँ जब तक लेटर ना आ जाए, क्योंकि बहुत बच्चे भर्ती पर केस कर दिए हैं। मैं क्या करूँ, कैसे समझाऊं सबको? ससुराल वाले सोच रहे हैं कि अब तो गवर्नमेंट जॉब फाइनल हो गया तो घर पे रहना चाहो कुछ दिन के लिए, क्या करूँ? आप अपना पॉइंट बता दो, यही जो यहाँ बता रहे हो। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है कि वैसे तो मेरी सासू माँ बहुत ठीक है, मैं भी उनके बहुत मानती हूँ, बट मैं उनको अपने बेटी से फोन पे मेरी शिकायत करते हुए सुन ली थी। वो बोल रही थी कि मेरा बेटा इसको सर पे चढ़ा रखा है एटसेट्रा। तब से मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि ये ऐसा कैसे कर सकती हैं। और एक बात ये है कि हस्बैंड ऐसी सब बात से बिना खाना खाए चले गए थे, तो सासू माँ मुझे बार बार पूछ रही थी क्यों नहीं खाया। मैं बोल दी मैंने बहुत बार ट्राई किया लेकिन वो नहीं खाया। तो बोल रही थी दुनिया में मेरे लिए मेरा बेटा सबसे प्यारा है, इसलिए सासू माँ का मूड खराब है। मुझसे नहीं बोल रही है, मैं क्या करूं उनके बेटे के लिए। एक्चुअली वो सही कह रही है कि उनके लिए उनका बेटा सबसे ज्यादा प्यारा है, और अपने बेटे को सही रखने के लिए ही वो आपके साथ भी ठीक रह रही है। यहाँ तक सब कुछ सही है। रही बात ये है कि जी बेटी से बुराई कर रही है। देखो कितनी भी दूध से धुली सास हो, जो उसका फेवरेट दूसरा बच्चा होगा ना, चाहे वो देवर भी हो सकता है या नंद हमारी, है ना, वो उससे जब आपकी बात करेगी वो कुछ ना कुछ बुराई पीटेगी। इसको सुन के झगड़ा वो झटका खाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। इसको बिल्कुल नॉर्मल मानो कि वो यही करेंगी। ठीक है, रही बात ये कि बेटा का बिना खाना खाए चला गया इसलिए वो आपसे नहीं बोल रही, ये भी वही तरीका है कि भैया मेरे बेटे की कदर नहीं कर रही, मेरा बेटा इसे इतना मान के चल रहा है ये वो। तो जब आपका और उनका झगड़ा सुलझ जाएगा ना जितनी जल्दी, उतनी जल्दी सास भी ठीक हो जाएगी।
नेक्स्ट, मुझे आफ्टर जॉब हेडेक आई एंड फॉरहेड में काफी तेज होता है, क्या रूटीन मेंटेन करूं? देखो, हेडेक ना 2-3 कारणों से होता है जो मुझे अपना पता है। सबसे बड़ा है उसमें डिहाइड्रेशन, स्ट्रेस। कोई स्ट्रेस अगर नहीं है, रोजमर्रा की लाइफ चल रही है, फिर भी हो रहा है, तो डिहाइड्रेशन। तीसरा जो अब मुझे समझ में आया है, एक जो अब ज्यादा मुझे हो रहा है, एसिडिटी अगर हो गई। अगर आपको एसिडिटी हो रही है, तो मेरे साथ अभी क्या हो रहा है कि मेरे को पेट में पता भी नहीं चलता कि मुझे दर्द हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, क्या हो रहा है, लेकिन मेरे को सीधे जो है हेडेक स्टार्ट हो जाएगा। और एहसास मुझे तब होता है कि ये डिहाइड्रेशन या उसकी वजह से नहीं हो रहा, क्योंकि वो सडनली गायब भी होता है। अगर मैंने वॉक करनी शुरू कर दी, या फिर मैं आराम से सो गई, उस सिर दर्द में ही लेट के पट्टी वट्टी बांध ली हल्की मल्की, गोली नहीं भी खाई, तो वो सही भी हो जाता है अपने आप। जो मेरा डिहाइड्रेशन या स्ट्रेस की वजह से होता है, वो बिना गोली के ठीक नहीं होता। तो इन तीनों कारणों में से कोई चीज आपके साथ हो रही होगी, इसी वजह से हो रहा है। ठीक है, या तो धूप में आप जा रहे हो, पर अब मेरा धूप का वाला चक्कर खत्म हो गया। अगर बोतल में ठंडा पानी है और मैं उसको थोड़ा थोड़ा पीती जा रही हूँ, उससे टेम्परेचर सही रहता है। तो डिहाइड्रेशन, एसिडिटी, स्ट्रेस। और मेरे लिए पर्सनली मैं बताऊं, चौथा रीजन है, अगर मैं बालों में कोई पिन वगैरह लगा लेती हूँ तो कई बार सही लग जाती है, लेकिन 99% मेरे सिर में दर्द हो जाता है, तो फिर मुझे खोलना ही पड़ता है ना। इनमें से कोई एक आपका भी हो रहा होगा। नेक्स्ट, मैं 2 बार कमेंट कर चुकी हूँ बट नो रिप्लाई। मुझे पुराने कमेंट देखने आ गए, मैं देखती हूँ आपका क्या है। 232 और 231 पे आपका है, और इसमें लंबा है, आपने पहले ही लिख रखा है मेरा कमेंट लंबा है, जवाब जरूर दें। अब ये ना सबसे देखो ऊपर आ रहा है, और ये इतना लंबा है कि सही में बहुत ही लंबा है, इसीलिए शायद। पर मैं लंबे भी अब तो छोड़ ही नहीं रही। चलो अभी ये वाला एक पढ़ लेती हूँ, है। मैम, कमेंट लंबा है पर जरूर पढ़ना प्लीज, संतोषजनक आंसर देना, आपसे बड़ी उम्मीद है। जब मैंने अपने हस्बैंड को नंद की गलती बताई, तो उन्होंने मुझे मेंटली इस लेवल तक टॉर्चर किया कि मैं डिप्रेशन में चली गई थी। अपने हस्बैंड का टॉर्चर को लेकर मैंने पुलिस कंप्लेन भी करी थी, और 1 साल तक मेरी साइकाट्रिस्ट से मेडिसिन चली, तब ठीक हूँ। लेकिन अब मुझे हस्बैंड पैसों के मैटर में कोई कमी नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा रिश्ता खत्म सा हो गया है। लास्ट टाइम करवा चौथ करी थी, तो भी हस्बैंड 10 बजे आए कि मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगा इन सब के कारण। मैंने भी कह दिया कि अब मैं आपके लिए कोई व्रत नहीं करूंगी। कभी भी ससुराल की कोई बात पर डिस्कशन होती है, तो वो मेरी ऐसी हालत कर देते हैं कि मुझे साइकाट्रिस्ट के पास जाना पड़ जाता है, इसलिए अब मुझे उनसे बहुत डर लगता है। मैं ससुराल वालों की गलती होने पर भी बिल्कुल साइलेंट ही रहती हूँ। नंबर 1, लेकिन मैडम जब मैं मंथ में कभी एक बार उन्हें रिलेशन बनाने कहती हूँ, तो कहते हैं जाओ यहाँ से, मेरे घर वालों को तो पूछती नहीं हो तुम। नंबर 2, मैडम लेकिन वो डेली रात में सेक्सुअल मूवीज देखते हैं, वो क्यों? नंबर 3, हस्बैंड में दिक्कत की वजह से मुझे 3 साल बाद कंसीव हुआ था। 4, मर्दानगी के नाम पर तो जीरो है, लेकिन वो दिखाते ऐसे हैं कि वो बहुत बड़े मर्द हैं। लाइक सुंदर लेडीज को देखकर खुश हो जाना, किसी भी लेडीज को देखकर उसे फ्रेंडली हो जाना, सिर्फ भाभीियों से रेगुलरली कॉलिंग पर बात करना। सबको लगता है इसका हस्बैंड इसको फिजिकली बहुत खुश रखता होगा, बट नो, 2 मंथ तक भी वो बिना सेक्स के रह सकते हैं, बस सेक्सुअल मूवी रात में डेली देखते हैं। मुझे लगता है वो फिजियोथेरेपिस्ट होने के कारण उनका औरतों से मन संतुष्ट रहता है, इसलिए वो अपनी वाइफ पर ध्यान नहीं देते। क्या मैं कोई डॉक्टर से मिलूं उनसे छुप कर, और उन्हें चुपके से कोई दवाई खिलाऊं? इट्स नॉट फिजिकल प्रॉब्लम, ठीक है। अगर वो रोज रात को इस तरीके का कंटेंट देख रहे हैं, मे भी वो अपना खुद ही कर लिया करते हो हिसाब किताब, मैस्टरबेशन वगैरह, और आपकी जरूरत ही नहीं है उन्हें, क्योंकि उन्होंने एक जिद पकड़ी हुई है कि मुझे इसके साथ नहीं रखना है संबंध, क्योंकि ये मेरे घर वालों को नहीं पूछती। वो उनका तरीका है आपको अपनी नाराजगी दिखाने का। ठीक है, रही बात ये है कि जी भाभीियों से बात करते हैं एंड ऑल दैट, ये वो, मैंने अगेन बोला कि भाई वो, यानी कि वो सेक्सुअली एक्टिव हैं, है ना। रही बात ये कि हस्बैंड की कमी की वजह से कंसीव नहीं हुआ। कई बार बंदा वैसे सब कुछ फिट है, ऐसा नहीं कि वो सेक्सुअली फिट नहीं है या कुछ कर नहीं पा रहा है या कुछ और है, वो सब सही है। लेकिन कई बार इंटरनल स्पर्म काउंट, ये सब चीजें होती हैं, तो उसका बनाने वाले लोग उससे कनेक्ट कर देते हैं कि इससे कुछ होता नहीं होगा, बट ऐसा नहीं भी होता कई बार।
आदमी हर तरीके से वैसे ठीक है बेड में, लेकिन नहीं हो रहे बच्चे, कई बार हो जाती हैं ये चीजें। तो मुझे जो समझ में आ रहा है वो आपसे दूरी फिजिकल रीजन नहीं है उनका, वो फिजिकली फिट है बट वो आपसे मेंटली दूर है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। ठीक है ना। और अब आपका दूसरा प्रश्न, ये अजीब था, लेकिन इसका जो आपका वो सोच रहे हो कि मैं डॉक्टर से ना दिखवा के कोई दवाई खिलवाऊं, भाई मुझे नहीं लगता कि कोई फिजिकल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, अब इसी में आया, हाय मैम मेरे हस्बैंड मॉड्यूलर किचन बनवाने के लिए फोर्स कर रहे हैं, क्या इसका कोई फायदा होगा? क्योंकि मैं बहुत कम चीजों को रखना पसंद करती हूँ, इसलिए मेरा सिंपल किचन से भी काम चल जाता है। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि इससे तुम्हारे 2 बच्चों के साथ वर्कलोड ईजी हो जाएगा, हर चीज मैनेज रहेगी, प्लीज सजेस्ट। हाँ, मॉड्यूलर किचन बेहतर होता है उसकी अपेक्षा, सच में मैनेज अच्छे से हो जाता है, ज्यादा कहीं आसानी से। चलो जी, नेक्स्ट, मैं अपनी, आप लाइफ में आगे खुद को कैसे देखते हो और आप आगे क्या सीखना चाहते हो? मुझे तो इतना कुछ सीखना है, लेकिन मेरी हिम्मत कह लो या एक एनर्जी कह लो, कुछ भी, वो ऐसा लग रहा है कि अब साथ नहीं दे रही। लेकिन दिमाग में या कहो कि अभी भी अगर मैं बैठूं कि मेरे ड्रीम्स क्या क्या हैं, मुझे कार ड्राइविंग सीखनी है। मैं चाहती हूँ कि मैं, मतलब मैं विजुअलाइज करती हूँ कि मैं गाड़ी खुद चला के देन मैं जा रही हूँ कहीं पर अपनी जॉब पर या जहाँ पर भी, है ना। और मुझे पूरा इंडिया घूमना है, चारों कोनों पे जाना है इंडिया के, और सारे स्टेट्स में घूम घूम के वहाँ के जितने भी दर्शनीय स्थल है सब देखने हैं। मुझे नारायण के जहाँ भी जितने भी मंदिर हैं वहाँ जाना है। इवन मेरे को कैलाश में भी जाने की इच्छा है, मानसरोवर, मुझे केदारनाथ भी जाना है, मुझे बहुत सारी जगह जाना है, मुझे बहुत कुछ करना है। विदेश जाने की इच्छा मुझे बिल्कुल नहीं है कि हाँ विदेश जाना कई कई लोगों का सपना होता है ना, वो मुझे कुछ नहीं है। लेकिन मुझे इंडिया पूरा घूमने को मिले ऐसी मेरी बड़ी इच्छा है ना। और दूसरी चीज, बस सीखने के नाम पे तो यही है, और बाकी देखो जो छोटी छोटी चीजें हैं नई नई आती रहती हैं, जैसे अभी आजकल AI है, तो कभी टाइम मिले, मेरी शेड्यूल और मूड साथ दे जाए, तो मैं ये सीखना चाहूंगी। जो भी कोई नई चीज आती है ना, तो मन करता है कि हाँ यार ये आनी चाहिए, है ना, एक अजीब सी सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो मैं बस खुद को ऐसे ही देखती हूँ कि बस हर आने वाले साल में मैं पहले से बेहतर हूँ इन ईच एंड एवरी मैनर। रुकना कहाँ है, आई डोंट नो रियली, क्योंकि मुझे रुकना अच्छा ही नहीं लगता सही बताऊं तो। जब कभी मुझे किसी और रीजन से भी, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, किसी रिश्ते की वजह से, जब जब मैं रुकी हूं ना, मेरा जीवन मुझे बोझ लगने लगा, और ऐसा लगता है कि ऐसे जीवन से तुम मर जाना बेहतर। तो मैं जब तक जिंदा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे चलना है, मुझे सीखना है, पिछले साल से कुछ नया हर साल आगे आना चाहिए, तब लगता है कि हाँ लाइफ चल रही है। ठीक है ना। नेक्स्ट, DIY क्या होता है? डू इट योर सेल्फ, मतलब है कि जो चीज आपने खुद बनाई हो। नेक्स्ट, मैं वही HM हूँ जो स्टाफ से परेशान हूँ, मेरा स्कूल जाने का मन नहीं करता, वैसे ही बहुत परेशान, जिम्मेदार और काम, ऊपर से कटुता वाला माहौल, स्टाफ आदर नहीं करता, स्कूल में केवल 15 बच्चे हैं और 6 का स्टाफ है, बताओ। फिर भी नहीं पढ़ाते ढंग से, कहती हूँ तो मानसिक तनाव मुझे ही ज्यादा हो जाता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई बच्चों के साथ इनजस्टिस हो रहा है, कुछ भी है, अगर मैं अपने आप को आपकी जगह रख के देखूं ना, तो फिर मैं शायद सारे काम करने के साथ उन 15 बच्चों को भी जितना मुझसे हो सकेगा मैं पढ़ाऊंगी, और उन्हें उनके हाल पे छोड़ दूंगी। ना मैं उनके लिए कोई फेवर कर रही हूँ, उन 6 के लिए, वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, मैं अपनी। जहां भी कोई लीगल वो होगा कि भाई मैडम निभा लो, वहां मैं निभाऊंगी नहीं। जितने बजे आए जो भी करें, वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, मैं अपनी, फिर मैं ये सोच के सब्र कर लूंगी। यही तरीका होता है, कब तक लड़ोगे, किससे लड़ोगे। नेक्स्ट, आपके हस्बैंड की खीर वाली वीडियो देखी, उन्होंने आपका नाम लिया और आप दोनों को साथ में देखा, तो पता नहीं क्यों आंखें भर आई। आपकी जोड़ी को कभी किसी की नजर न लगे और आप दोनों के जैसी बॉन्डिंग हर बहन का अपने पति से बने। थैंक यू। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरे तीन तीन बच्चे हैं, 8 साल के, 4 साल के, एक 6 महीने की।
मेरे हस्बैंड प्यार करने वाले और सपोर्टिव थे, बट पता नहीं कैसे वो किसी और के चक्कर में पड़ गए हैं। अब वो लड़की मेरे हस्बैंड का पीछा नहीं छोड़ रही, एक वाइफ के सारे हक मांग रही है, जबकि उसे पता था कि मेरे हस्बैंड शादीशुदा हैं। मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ना नहीं चाहते, पर मैं क्या करूं, मुझे स्टिचिंग आती है पर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। वो मेरे हस्बैंड को ब्लैकमेल करती है कि वो पुलिस कंप्लेंट कर देगी। मुझे क्या करना चाहिए, मेरे हस्बैंड को डिवोर्स देना चाहिए या नहीं? वो हमारे सिटी में रह रही है, मेरे हस्बैंड भी इज्जत के डर से उसके पास आते जाते हैं। मैं इमोशनली बहुत टूट चुकी हूँ, समझ नहीं आता क्या करूं। कैसे फंस जाते हैं, वो फंस गए हैं या आपको फंसा रहे हैं? एक वाइफ है हमारी, उससे हमारे 3 बच्चे हैं, और फिर हमारे में इतना स्टेमिना है कि हम दूसरे गर्लफ्रेंड बना के बैठे हुए हैं, और फिर हमने उसके साथ इतने कांड कर लिए हैं कि वो हमें धमकी दे पा रही है कि हम पुलिस कंप्लेंट कर देंगे। समझ रहे हो भाई? इस बात से पता नहीं कितने लोग एग्री करेंगे, लेकिन आप कितने भी भावनाओं में बह रहे हो, कितने भी, आप जब किसी के साथ गलत संबंध बना रहे हैं या सही संबंध बना रहे हैं, आपको एग्जैक्टली पता होता है कि आप क्या कर रहे हो। ये लोग जो कहते हैं ना जोश में हो गया, अवैध संबंध बन गए, उसने मेरा फायदा उठा लिया, आपको एग्जैक्टली पता होता है आप क्या परमिशन दे रहे हो, किसे दे रहे हो, किसके साथ क्या कर रहे हो। और वो उस टाइम का, ये कहते हैं ना एक पल की कमजोरी, वो कोई कमजोरी नहीं होती, सब सोच समझ के आदमी कर रहा होता है, उसको सब पता होता है इसके बाद क्या क्या हो सकता है, वो फिर भी करता है ना? तो अब ना आपके पति ने आपको भी इधर फंसा रखा है और वहां उसके पास भी। यू नेवर नो कि आप दोनों किसी दिन आमने सामने बैठ के बात करो तो कहानी कुछ और ही निकल के आ जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो भैया ऐसा है, ऐसे आदमी पर अंधविश्वास मत करो। और मैं क्या कर सकती हूँ, ये चीज तो बिल्कुल ही दिमाग से निकाल दो। आपका पति जाने, आप जानो, या वो जाने, ठीक है ना, आप तीनों एक साथ बैठ के बात करें वो भी बहुत रेयर है ना? तो भाई मेरा पति पत्नी का रिश्ता है, मेरे 3 बच्चे हैं, इनका भरण पोषण तुझे करना है, डिवोर्स मैं दे नहीं रही हूँ, ठीक? अब उससे तू कैसे पीछा छुड़ाएगा वो तू जाने। बस मेरा तरफ से एहसान इतना ही है कि मैं छोड़ के नहीं जा रही तेरे को, पहली चीज। दूसरी, कभी भी उसे मत दिखाना कि आप उस पर डिपेंडेंट हो, आप चले गए तो मेरा क्या ही होएगा, है ना? और दूसरी चीज ना, एक आध बार उस लड़की से भी मिल लो, तब पता लगेगा असली कहानी क्या है। नेक्स्ट, और बताओ, इनकी आईडी में कान्हा जी की फोटो लग रही है, नाम भी लिखा हुआ है उन्हीं के नाम पे। तो भगवान की इतनी पूजा करने वाली बंदी को ऐसा नमूना पति मिला है। नेक्स्ट, मैम नमस्ते, मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरा मन मिट्टी खाने का करता है, मुल्तानी मिट्टी खाती हूँ, मेरी एज 31 है, 4 बच्चे हैं, मैं बहुत कोशिश करती हूँ मिट्टी नहीं खाऊं पर नहीं हो पाता। मैम कोई सोल्यूशन बताओ, आपके अंदर कैल्शियम की कमी है इसलिए मिट्टी खाने का मन करता है। कैल्शियम की कमी के लिए कोई भी, वो जैसे डीप्योरा आते हैं, शॉर्ट आते हैं पीने वाले, वंसिना वीक गोली आती है, इस तरीके कैल्शियम का, कुछ विटामिन D3 का ले लो तो कमी खत्म होती है, मन करना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट, दीदी मुझे भी कुछ पूछना है बहुत कुछ, लेकिन जब भी मैं कमेंट करती हूँ डिलीट हो जाता है। जब आप टाइप कर रहे होंगे ना, उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे आ रहे होंगे गाली वाले, कुछ इस तरीके के, तो वो यूट्यूब ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है इस तरीके के कमेंट, उनको सुधार के तब लिखो। नेक्स्ट, टॉक्सिक पति के साथ कैसे रहें, तलाक भी नहीं ले सकते, वो पति कभी कोई बात नहीं सुनता, 2 बच्चे हैं, कितना भी प्यार दे लो फिर भी लड़ाई करता है। देखो, जो प्यार से ना माने उसे रूडली, जो रूडली ना माने उसे प्यार से, जो दोनों तरीके से भसड़ मचा रखी हो उसे कभी रूडली कभी प्यार से, हर तरीके से करके देख लिया फिर भी है, छोड़ दो। उसी घर में रहते हुए उसे छोड़ दो, उसे उसके हाल पे। आखिरी ऑप्शन ये बचता है जिसे कहते हैं साइलेंट डिवोर्स। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैं बहुत अपसेट हूँ कई दिनों से। एक्चुअली 2 अगस्त को मेरे घर पर सत्यनारायण जी की कथा थी, ससुराल से सबको बुलाया, सब 1 या 2 बजे आए, जबकि मैंने बोला था 10 या 10:30 तक आ जाना। सबका इतना बुरा नहीं लगा, बट मेरी रियल जेठानी भी 2 बजे आई, जबकि मैं ऑलमोस्ट हर संडे जेठानी के जाती हूँ, और मैंने उस दिन साड़ी पहन ली
मेरी सिस्टर ने बोला और मैंने पैरों पर आलता लगा लिया। दीदी ने ही लगाया, मेरे ससुराल में नहीं लगाता कोई, बट मायके में बहुत अच्छा मानते हैं। मैंने ही फर्स्ट टाइम उनके कहने पर लगा लिया। अब मेरी जेठानी मेरी दीदी के सामने बोलती है किसने लगा दिया। मैंने बोला मेरी दीदी ने। तो कहती है फुल बिहारियों वाला। मेरे हस्बैंड भी साथ ही बैठे थे। तब तो कोई जवाब नहीं दिया ना मैंने, ना अभी ने, कि बड़ी है अपने घर वालों के सामने क्या बोलूं। फिर सबके जाने के बाद मेरे हबी ने फोन करके बोला कि ये क्या तरीका होता है, ऐसे बोलते हैं किसी को। और उन्होंने पहले भी एक बार बोला था मेरे घर वालों को, मैंने इग्नोर कर दिया था। चलो अब इन्होंने बोल दिया, पर फोन रख दिया है। अब हर संडे जेठानी के बच्चे फोन करते थे कि चाची कब तक आ रहे हो, या भाभी खुद भी कर लेती थी। अब उस दिन से आज तक कोई फोन नहीं आया, ना तीज पर ना किसी चीज पर, वरना हमेशा करती थी। आप सोचो, चलो वो बुरा मान गई, समझती हूँ कि अभी ने सुना दिया, बट मैम बच्चों को भी तब से फोन नहीं आया। ये अच्छा नहीं लगता, मतलब उन्होंने बच्चों को भी मना कर दिया होगा। आई नो बहुत बड़ा हो गया है, बट पूरी स्टोरी लिखनी जरूरी थी। अब बताओ मैं क्या करूं। अभी राखी आ रही है, जाना तो है ही, बट कैसे फेस करूंगी, क्या करूं, आप बताओ। देखो, अभी तक जितना भी हुआ ना वो सब नेचुरल और नॉर्मल तरीके से आगे बात बढ़ रही है। अब आई राखी, राखी पे अपना सामान जैसे भी जाते हो मिलने जुलने जाओ, उसके बाद ही पता लगेगा। अगर वो राखी पे भी तमाशे करती है कि बांधो नहीं बंधवा रही है वो, तब की तब देखना। फिलहाल ये संडे वाला खत्म हो गया। किसी को कहा है उसे बुरा लगा है, ठीक है, लेकिन राखी है, त्योहार है, चली जाना। उसके बाद देखना कि उसका रिएक्शन क्या है, तब डिसाइड करना। फेस कुछ नहीं करना है। उसने बदतमीजी करी, उसके साथ बदतमीजी का जवाब मिल गया, तो आप गिल्ट ट्रिप पे बिल्कुल ना जाएं, चौड़े होके जाओ बस। नेक्स्ट, मैम आपको लाइव करना चाहिए। लाइव कर तो लूं, लेकिन यहाँ तो मैं पढ़ रही हूँ। मैंने जिंदगी में एक ही बार लाइव किया है, उसमें कमेंट इतने आते हैं जब लाइन से, तो वो पढ़े ही नहीं जाते। करो क्या। अब फिर मुझे याद आया कि जब मैं शायद कमेंट पे उंगली रख लेती थी तो वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता था, लेकिन मेरा कभी दोबारा वो ही नहीं बना हिसाब कि मैं लाइव करूं, है ना। तो अभी भी समझ लो, एक बार फोन ऑन होता है उसके बाद रीटेक नहीं होता। और आओ बहन बातें करें, मैं बोलती हूँ, एक क्लिप वो होती है और उसके बाद मैं पहला क्वेश्चन शुरू करती हूँ और लास्ट तक बोलती रहती हूँ। ऑलमोस्ट लाइव ही है ये, बीच में ब्रेक ही नहीं है कोई। पर ये है कि कमेंट अब मेरे हाथ में है, मैं पढ़ पा रही हूँ। मैं पढ़ूंगी कैसे उन कमेंट्स को, ये फर्क है। नेक्स्ट, मैम मेरे दो छोटे बच्चे हैं, एक 3 साल की और एक 7 मंथ का, घर का सारा काम। हाँ मुझे याद आया, इसमें मैंने मेंबरशिप चालू करी है दोनों चैनल्स में। अभी तो वो सिल्वर वाला ही डाला है, मतलब शुरू वाला, जिसमें मेंबर शाउट आउट और ये होता है कि आपका नाम वगैरह मैं मेंशन कर दूंगी। लेकिन जो मैं सोच रही थी वो यही था, लाइव से मुझे याद आया, अगले वाले चैनल की मेंबरशिप जो इससे ऊपर के लेवल रहता है, उसके लिए पर्क्स जो रखेंगे, उसमें आप लोग सजेस्ट कर सकते हो कि मैं क्या करूं। जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है, वो मेंबर्स ओनली लाइव कर सकते हैं हम, कि जो उसमें मेंबर्स होंगे उनके साथ हम लाइव कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि हर आदमी तो ज्वाइन कर नहीं रहा, जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड होंगे इस तरीके से बात करने में मेरे साथ, वो लोग कर लेंगे। उसमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे क्योंकि, तो वो सारे मिलके फिर वहां पे हम लाइव चैट किया करेंगे, ये हो सकता है ना। तो बताना इस वाले में, अगले वाले में कि है, तो फिर मैं अगले लेवल का पर्क्स वो डिसाइड करके फिर मैं उसको, मतलब भेजना होता है ना रिव्यू के लिए, मैंने अभी उसकी पर्क्स डिसाइड नहीं करी अगले वाले की, वो करूंगी। देखते हैं कितने लोग आते हैं फिर लाइव में। नेक्स्ट, मैम मेरे दो छोटे बच्चे हैं, एक 3 साल के और एक 7 महीने के। घर का सारा काम करने के बाद मुझे अपने बच्चों का भी काम होता है। मैं खाने में सब्जी बनाकर और आटा लगाकर अपने बच्चों का काम में लग जाती हूँ। मैं ही, मेरी सास ससुर अपनी रोटी बनाकर खा लेती हैं और पूरे रिलेशन में, पड़ोस में सबको कहती हैं कुछ नहीं करती, किस दिन से आई है मेरे लिए, कभी खाना भी नहीं बनाया। मैंने तो अपनी रोटी खुद बनाकर खाती हूँ। मैंने हमेशा बनाया उनका खाना, पहले बच्चों का काम करने होते हैं तो इतनी देर में खुद चालसी करके भोली बनती हैं, चालाकी होगा। प्लीज मुझे बताएं, मुझे उनकी रोटियां बनानी चाहिए या नहीं, प्लीज बताएं। मैं इनकी इस रोज रोज के रोने से परेशान हूँ। मेरी शादी को 5 साल हो गए। उनको रोटी बना के रख दिया करो, जब सब्जी बनाती हो तब बनाती हो, 10 मिनट और लगाओ। अगर बाकी का नहीं भी सेक रही, अपने सास का या ससुर का, उनकी रोटियां सेक के रख दिया करो। पूछ भी लिया करो, सिक गई दे दूं क्या।
जहां इतनी देर लगा रही हो खाना बनाने में, 5-7 मिनट और लगेंगे बस। उसके बाद देखो, क्योंकि उन्हें खुद ही बनानी है, खुद ही खानी है, फिर पलटेंगी वो, ये भी होएगा। नेक्स्ट, मैम मेरी जेठानी के बच्चे हैं 4 साल के ऊपर है, ट्विंस, अभी हगीज मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर करती हैं। सास भी मिलके जब से पैदा हुआ है तभी से कर रही हैं, 1500 वाला पैकेट हर मंथ। स्टार्टिंग में तो 2 पैकेट खुद के पति से ऑर्डर नहीं कराती, मेरे पति से कराती है। तो आपके पति बोलते क्यों नहीं, क्यों कर देते हैं? या आप सीधे कह दो कि ऐसे होता है ऑर्डर, इसमें क्या है, ऐसे कर लिया करो अपने फोन से, ऐसे कहा जाता है। किसी से ये क्यों कह रहे हो कि खुद कर लो, हमसे क्यों करवा रही हो? कह रहे दीदी इसमें कुछ है थोड़ी, ऐसे हो जाता है बस। नेक्स्ट, मैरिड फॉर 10 year, लव मैरिज विथ 3 kids, class 2, class 1 and a 6 month old. We live as a nuclear family in Delhi while my sasural is in Gorakhpur. Throughout all my pregnancy, delivery and a major surgery for a ruptured ectopic pregnancy, my side of the family did everything while my sasural never showed up or helped. Now my 30-year-old unmarried Nanad, who has a 16-year history of severe psychotic depression, has moved in with us in Delhi. She sleeps all day when my husband is away, openly admits she wants to do housework, and pretend to be super active the moment she gets home. Despite doing everything on my own while dealing with postpartum weakness, extreme tiredness, and lack of sleep after my third delivery, my husband still taunts me and says my efforts are not enough. I feel constantly exhausted and overwhelmed. Sometimes I leave the chores out of sheer exhaustion, but then I am consumed by guilt. How do I handle this situation? Manage the lack of support and deal with the guilt. Please advise. देखो, आपका शरीर को ना इस टाइम पे इतना ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा लोड लेना सही नहीं है। सबसे पहली चीज ये प्रॉब्लम्स, पति का जजमेंट, उनकी राय हमारे लिए मायने रखती है, ननंद का काम ना करना, ये सब चीजें टेम्परेरी हैं। लेकिन अगर इस टाइम पे आपका शरीर टिक गया है ना, 6 महीने की आपकी बच्ची है, अभी आप रिकवरी नहीं कर पाई हैं पूरी, 7 महीने 6 महीने लगते हैं तब रिकवरी करने में, जब आपको कंप्लीट खुराक और रेस्ट मिल गया हो, है ना। आपने काम करा हो लेकिन उतना जितना आप आराम से कर पाई। और जैसे मैं अपना याद करूं तो मैंने इतना काम करना शुरू कर दिया था, बट मुझे नहीं होती थी थकान, मुझे नहीं होता था कि ये कि भाई मेरे लिए भारी पड़ रहा है। कर मैं एग्जैक्टली उतना ही रही थी जितना मुझे लगता था कि मैं कर पा रही हूँ। अपनी लिमिट्स को मैंने कभी पुश नहीं करा। क्यों? कुछ तो इनफर्टिलिटी के बाद बच्चों की खुशी, और दूसरा खुराक। मैंने खूब ड्राई फ्रूट्स वाला हरीरा दूध, खूब घी, डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये तो पतली दुबली है, इसको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, इसे खूब खिलाओ, घी दूध हरीरा जो तुम्हारे घर में चलता हो। मेरी सास ने खिलाने में कसर नहीं करी और मैंने खाने में, वही सब खाया पिया था कि मेरा ना शरीर यूं रिकवर कर गया उसके बाद। बल्कि जो पहले कमजोरियां थी ना कि मेरा दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब ठीक हो गया। लेकिन अगर आप डिलीवरी के बाद, तीसरा बच्चा है, एक तो डिलीवरी के बाद आप रेस्ट नहीं कर रही, आपको ढंग से खाने पीने को भी आई एम श्योर नहीं मिल रहा होगा उस तरीके का जो मिलना चाहिए, क्योंकि घर में कोई बड़ी औरत नहीं है, तो उसमें क्या है कि भैया ऊपर से मेंटल टेंशन। आपका ना सबसे बड़ी बात जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, इस टाइम अपनी प्रायोरिटी शरीर रखो, ये गिल्ट ट्रिप पे जाना छोड़ दो। रही बात हस्बैंड की कि तुम्हारे एफर्ट्स काफी नहीं है, इसको यहाँ एक टैग की तरह ले लो कि मैं अपनी जान पे खेल के एफर्ट्स डाल रही हूँ, अगले के लिए वो काफी नहीं है। आपने अपना थ्रेशोल्ड छू लिया कि भाई इससे ऊपर मैं नहीं जा पाऊंगी, ये तो है ही है, इतना ही कर पाऊंगी मैं। अब वहां तक जाने के बाद भी अगर कोई संतुष्ट नहीं हो रहा, तो फिर बार बार उस लेवल को छूने की जरूरत ही नहीं है। फिर आप इजियली जहां तक जा पाए वहां तक जाइए, ताकि आपको थकान ना हो। आदमी कहीं तो हाथ में कुछ आए भाई, या तो मैं अपना शरीर गला रही हूँ, सामने वाला खुश हो रहा है, मेरा पति खुश है, मेरे पति मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं, वो कदर कर रहे हैं मेरे एफर्ट्स की, या फिर मुझे कुछ मिल रहा है उसके बदले में, मजा आ रहा है, पैसे मिल रहे हैं, तब मैं अपना शरीर खटाऊं। अब कुछ भी मिल नहीं रहा, प्लस मैं अपना सबसे अमूल्य चीज जो है, जो मेरे को लास्ट टाइम तक चलाना है, अपनी बॉडी भी खराब कर लूं।
तो क्या ही हासिल हो रहा है? तो इन सब में ना आप अपनी नंद का रवैया बदल सकती, ना पति का रवैया बदल सकती। अपने शरीर को संभालो सबसे पहले, विदाउट एनी गिल्ट। अच्छा खाओ, जितना बिल्कुल जरूरी है बस उतना करो, और वो भी जरूरी मैं बताऊं आपके लिए जो जरूरी है, वहां से तो गालियां पड़ी रही हैं, थोड़ी और ले लो। जो आपके लिए जरूरी है, आपका अपने बच्चों के लिए खाना, चलो इनका भी बना देती हूँ, बस वो इतना ही करो। और कोई गिल्ट मत लो, क्योंकि ये चीजें हमेशा अपने आप में दोहराते रहो, परमानेंट नहीं है। ठीक है, अभी नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, कर लेंगे बाद में। कहाँ भगा जा रहा घर का काम? 6 महीने कोई एडजस्ट नहीं कर सकता? बच्चा पैदा करा है, कोई मजाक थोड़ी है। नेक्स्ट, हाय दी, मेरे हस्बैंड कोई बात बोलेंगे, फिर उस पर मैं बोल देती हूँ क्लैरिफाई के लिए, तो हस्बैंड खुद ही नाराज होकर चले जाते हैं। जबकि बात ऐसी बोलते हैं कि मुझे नाराज होना चाहिए, वो ट्रिक होती है। इससे पहले सामने वाला नाराज हो, हमें मनाना पड़ा, तो हम खुद ही मुंह फुला लें। ऐसे बहुत सारे आदमी होते हैं। पर मैं ऐसी हूँ कि सास से नाराज नहीं रह पाती हूँ, और पति टोंट पर तो हस्बैंड से कैसे रहूं? मेरा सास से नाराज नहीं रह पाती तो पति से कैसे रहूं, ये कह रही हूँ। बट वो बड़ा नखरा करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, मैं करूँ तो क्या है, क्योंकि क्या बोलूं, बिजी हूँ, काम बोलकर रख देंगे। मैं बड़ा इग्नोर करती हूँ ये सारी चीज, बट मुझे हर्ट होता है, मैं उनको जाहिर नहीं करती। या यूं कहूँ, करूंगी तो रिश्ता और भी बिगड़ सकता है। आई थिंक ही इज टेकन मी फॉर ग्रांटेड। क्या करूं? देखो, जब ऐसी चीज हो कि गलती उनकी है और वो गुस्सा भी आपसे ही हो गए हैं, तो उन्हें कभी भी मनाने की कोशिश ना करो मत। कम से कम 2-4 दिन, है ना। वो टेकन फॉर ग्रांटेड तो छोड़ो, वो तमीज का शब्द है, वो डोरमेट बना लेते हैं ऐसे आदमी। फिर गलती उनकी है, अपने आप को एक बार समझा लो। ये उनका पैटर्न है कि अपनी गलती पे वो खुद ही गुस्सा हो जाते हैं, वो भी अपने आप को समझा लो। होने दो गुस्सा, लेने दो मजे गुस्से के। बिल्कुल मत बोलो, उनके काम भी करने बंद कर दो, गुस्सा होके निपट लो। और हर बार यही करो। अगर एक बार के झगड़े में 4 बार बाद, 4 दिन बाद खुद लगे ना कि उसके बल से उतर गए, चेहरे से पता चल जाता है ना। तब बोलो, जब वो खुद ही चेहरे से बल से उतर जाए उसके 2 दिन बाद, ताकि वो बिल्कुल डेस्परेट हो जाए कि बस ये एक बार हाँ कर दे तो मैं बोल पड़ूं। अगली बार 4 से 6 दिन कर दो, अगली बार 6 से 8 दिन कर दो। उन्हें हर बार समझ में आना चाहिए कि इससे जितनी बार नाराज होऊंगा, उल्टा मेरे कोई परेशानी होनी है। तो ना आप उन्हें फोर्स कर रही, ना आप उनसे माफी मांग रही, ना वो आपसे माफी मांग रहे, लेकिन फिर भी उनको उनके हिस्से की सजा मिलती रहेगी अगर वो गलत है तो। नेक्स्ट, दी, काजल लगाने का मन नहीं करता पर उलझन सी रहती है। पार्टी में जाती हूँ तो औरों को देखकर लगाने का मन करता है, लगाती हूँ तो सॉफ्ट सा लुक नहीं आता, क्या करूँ? और माइंड में ऐसे ही कोई ना कोई उलझन चलती रहती है। देखो, आपको सॉफ्ट सा लुक, मेकअप के 4-5 वीडियोस देख लो इस टॉपिक पे अपनी आंखों के हिसाब से। ड्रूपी आईज हैं, बड़ी आईज हैं, हॉलो आईज हैं, उसके हिसाब से फिर उनमें से देख के टेक्निक सीख लो और तब कर लो। मैंने जितना भी मेकअप सीखा है, प्रॉपर मेकअप वीडियोस ही देख के सीखा है, टेक्निक वाइज। ये भी कोई आर्ट नहीं होती, टेक्निक ही होती है। आपको एक चैनल अगर मैं सजेस्ट करना चाहूँ ना, बहुत पुराना है, जिनसे मैं सीख रही हूँ और अभी तक भी उनका चल रहा है एज इट इज। एक होता है चैनल बड़ा होने के बाद उसके व्यूज कम हो गए, लेकिन जो जेन्युइन कंटेंट बनाते हैं ना लोग, उनके सब्सक्राइबर बढ़े ना बढ़े, उनका चैनल नया हो पुराना हो, एक निश्चित अमाउंट के लोग उनसे जुड़े हुए रहते हैं, और जो उनके लिए लॉयल हैं, और वो देखते ही देखते हैं क्योंकि उनको वो कंटेंट मिलता रहता है ना। तो वो ऐसी मेकअप में है स्मिता दीपक, इंडियन है, लेकिन वो अभी यूके या कनाडा से शायद बनाती थी वीडियो। एंड स्किल्ड, बहुत ही बढ़िया, और ऐसे सिखाएंगी आपको। लेकिन बस वो बोलती पूरा इंग्लिश में है, आपको हिंदी में नहीं सुनने को मिलेगा। अगर इंग्लिश में आप कंफर्टेबल हो तो वो इंग्लिश में आपको सारे मेकअप ट्रिक्स ये वो इतना बढ़िया, मतलब उनसे ज्यादा बेहतरीन और सही तरीके से समझाने वाला मेकअप आर्टिस्ट मैंने तो आज तक देखा नहीं। ठीक है, स्मिता दीपक। नेक्स्ट, हाय दी, मेरा 22 जुलाई को बेबी गर्ल हुई है, 4 साल इनफर्टिलिटी से झेल रही थी। आपकी वीडियो देख के मोटिवेशन मिली, इंस्टाग्राम पे फोटो सेंड कर रही थी बाबू की, बट कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा फोटो सेंड करने का। अगर कोई ऑप्शन हो तो रिप्लाई देना और अपना आशीर्वाद देना, थैंक यू सो मच। जहां पर चैट होती है वहीं पर चला जाता है, फोटो वगैरह वहीं भेजते हैं लोग।
तो या तो अभी तक मैंने आपको मतलब ऐसा होता है ना, अनजान आदमी रिक्वेस्ट कर सकता है, वो कुछ ऐसा है कि मैसेज उतना ही कर सकता है थोड़े बहुत। तो आप भेजना, तो अगर मैं वहां देखूंगी तो या तो जो पहला मैसेज जाए उसमें थोड़ा सा बता देना, तो मैं वहां से मैसेज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूंगी, तो फिर शायद वो जा पाएगा। एनीवेज, बहुत बहुत बधाई हो। नेक्स्ट दीदी, आप मल्टीटास्किंग इतना इजीली कैसे कर पाते हो? आपका एक ही काम में रहने का मन नहीं करता? जैसे अगर आपका फेवरेट हॉबीज आप कर रहे हो तो वही कंटिन्यू करें, ऐसा मन नहीं होता? बच्चों को पढ़ाने के लिए कैसे स्विच करते हो जाता है, इतने साल हो गए। एक ही काम हम कब तक करते रहेंगे? और मेरे को तो जितने भी काम है, मेरे को लगता है मुझे सब अच्छे लगते हैं, और शायद ये वैरायटी ही सब में इंटरेस्ट बनाए रखे। अगर मैं एक ही काम करती रहूं ना, तो मैं फिर ऊब जाऊंगी उससे, तो मैं क्या, फिर सभी ऊब जाते होंगे ऐसे भी। तो इसीलिए ढेर सारे काम होने चाहिए, तो मल्टीटास्किंग रहती है। और दूसरा कि हमें ये निपटा के तुरंत उसमें जाना है ना, इससे टाइम भी हम कम टाइम में ज्यादा काम कर पाते हैं। हमारे पास अनलिमिटेड टाइम होता है, ये मैंने छुट्टियों में फील कर लिया, तो वो काम आता नहीं टाइम। टाइम भी आपका शॉर्ट और क्रिस्प रहता है, तभी आप बढ़िया काम कर पाते हो। नेक्स्ट, हेलो जी, आपकी हर वीडियो देखती हूँ, उससे सीखने को मिलता है। आप जब भी एडवाइस देते हो ना कि अपने लिए अपने में जीना सीखो, किसी को क्यों देखना, आई टोटली एग्री, बट प्रैक्टिकली हो नहीं पा रहा। कैसे क्या करूं कि चीज अप्लाई कर सकूं लाइफ में? जैसे घर में कोई, कभी कुछ ऐसा होता है कि सोचती हूँ, पता भी है कि बोलने का कोई फायदा नहीं, बट फिर भी चुप रहा नहीं जाता, बोल हो ही जाता है। प्लीज बताएं इसे कैसे प्रैक्टिकली करें, पता होने पर भी क्यों नहीं कर रहा होता। थैंक्स इन एडवांस। देखो, ये ना, कोई भी बुरी आदत हो, बुरी हटा भी दूं, कोई भी आदत हो, इतनी जल्दी छूटती नहीं है। तो आपकी अभी आदत है, लेकिन जब आप पर्पजली बार बार इस चीज को अपने मन में दोहराएंगी और कोशिश करेंगी, तो चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट, मैम, अपने को खोने के डर से कैसे बाहर निकालें? अपनों को खोने, घर में कोई खोई गया, फोन ना पिक करे तो एंजाइटी होने लगती है कि सब ठीक हो, कोई थोड़ी धीरे आवाज में रिप्लाई करे तो ऐसा लगता है सब ठीक है ना। देखो, मेरे को ये ऐसा लगता है, मैं बहुत हार्श साउंड करूंगी, लेकिन आप इसमें ना, चाहे कितना ही डर लो, कितनी पूजा कर लो, कितनी प्रार्थना कर लो, जिसे जब जो होना है, जाना है, वो जाएगा, चाहे मैं हूं या कोई और हो। जिस चीज को आप ना बदल सकते हो, ना उसे आगे कर सकते हो, ना कुछ और उसमें चेंज कर सकते हो, उस चीज को लेके क्या सोचना, क्या डरना। सिर्फ हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए। अपनों के खोने से हर कोई डरता है, सबसे बड़ा फोबिया एक टाइम के बाद आके, अगर अब मैं ये कहूँ तो यही बच जाता है कि भगवान मेरे अपने बने रहें। लेकिन हर आदमी का यही सोचना है, फिर भी होती है ना अप्रिय घटनाएं। कई बार टाइम से पहले लोग चले ही जाते हैं ना, आप रो लिए, पिट लिए, लेकिन आप बदल नहीं सकते उस चीज को। तो उससे मुझे सीख क्या मिलती है कि जो जब तक है उसके साथ अच्छा टाइम बिता लो। उसकी सेहत के लिए, उसकी जो भी है, आपके हिस्से में सिर्फ इतना आ रहा है कि आप प्रार्थना कर सकते हो उसकी लंबी आयु और स्वास्थ्य के लिए, तो वो करते रहो। लेकिन ये हर मोमेंट पे आप अगर इतना वो लोगे ना स्ट्रेस, तो जो मुझे लगता है मैनिफेस्टेशन का जो बताते हैं रूल, वो वाइब्स कहीं ना कहीं जा रही हैं। कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, तो वो कहते हैं ना सुनाई नहीं देता, तो कहीं कुछ हो ही जाएगा। तो ऐसी चीजें सोचनी ही नहीं चाहिए। जब कभी ऐसा विचार आए मन में, तो सिंपल यही है कि भाई उसमें अगर ऐसा कुछ है भी, लिखा भी है भगवान ने कोई ऐसी दुख की बात, मैं उसमें कुछ कर नहीं सकती। तो जब तक सब कुछ ठीक है, लेट्स एंजॉय द लाइफ। जब होगा तब का तब देखा जाएगा, बस। नेक्स्ट, हेलो सुनीता जी, नाइस सजेशन। आई एम फेसिंग हेल्थ इश्यूज बट आई डोंट नो व्हाट, मेंटल और फिजिकल। आई हैव टू किड्स, सन इज 9.5 and neurodivergent. Daughter is 4.5. She is neurotypical. I left my MNC engineering job to take care of my kids as no other option was left.
Now what I am facing, I am okay for some hours and then feel low energy, body pain, sometimes chakkar aana and very sad feeling. Doctor gave me vitamin D and B12 after test, but still I do not feel okay after complete course of medicine also. Take my son to different therapies as per need, but at home I am not able to do as much work on him as I was doing in his early stage. I feel tired all the time and heavy eyes and forehead and feel more stressed than before. Though my husband is very supportive, but he is also very stressed. Please suggest something practical if possible for you to both of us. जब आपने फिजिकली डॉक्टर को दिखा भी लिया, उन्होंने दवाई बता भी दी, आपने सारी दवाइयों का कोर्स पूरी तरह कंप्लीट भी कर लिया एंड स्टिल आप ठीक फील नहीं कर रही, तो अब क्लियर है कि अब प्रॉब्लम जो बची है वो मेंटल है और वो ऑब्वियस लग रही है, क्योंकि आपको अपने बच्चों पे एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ रहे हैं। आपके बच्चे उस तरीके से नहीं चल रहे जैसे सामान्य बच्चे और चल रहे हैं। कहीं ना कहीं आप कितने भी उनको डॉक्टर के पास ले जाएं, कुछ भी करें थेरेपीज में, एक आता है ना कि वाई अस, या हमारा फ्यूचर क्या होगा, फिर आता है हमारा भी छोड़ो, हमारे बाद इनका फ्यूचर क्या होएगा। एक वो जो आशंका घेर लेती है हम लोगों को, उससे आप कैसे भी करके बच नहीं सकते बीइंग अ पेरेंट, और वो चीज हमें थका देती है। और दूसरी चीज, आप जब किसी चीज पे काम करते हो, अगर उसमें रिजल्ट आते हैं तो आपका मनोबल बढ़ता है, और जब वहां पर आपको रिजल्ट नहीं मिलते या स्लो मिलते हैं, आपका मनोबल घटता है ना। तो उस वजह से भी ये बच्चों में अगर कोई भी दिक्कत छोटी सी भी आ जाए ना, कुछ भी उन्हें जरा सी भी परेशानी हो, तो ही माँ बाप इतने परेशान हो जाते हैं। और अगर हमारे बच्चे को थेरेपिस्ट के पास ले जाना पड़ रहा है एक्स्ट्रा, वो अभी अपनी उम्र के और बच्चों जैसा या सामान्य बच्चों जैसा, उसमें थोड़ा सा भी कुछ चेंज है तो भी हम परेशान हो जाते हैं। तो जो आपकी मेंटल थकान के कारण है ना, वो यही है, आपके बच्चों के जो आप बता रहे हो ये, है ना, न्यूरो डाइवर्जेंट एंड न्यूरोटिपिकल। अब ये एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि इसमें क्या होता होगा, लेकिन अगर ऐसा कोई टर्म आप यूज कर रहे हो और आपको थेरेपिस्ट के पास अपने बच्चे को ले जाना पड़ रहा है, इट मीन्स देयर इज अ इशू, है ना कुछ तो है। तो वो इतना मुझे समझ में आ रहा है। मैं आपको ये कहूँ कि मुझे सब पता है इस बारे में, मुझे कुछ भी पता नहीं है इस बारे में, ठीक है, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि आपके बच्चों के साथ कुछ इशू है और आप उसको डील कर रहे हो, उसकी वजह से आपकी जॉब भी छोड़ गई, दैट्स ऑल्सो अ रीजन। आप काबिल हो, कैपेबल हो पैसे कमाने के, एक पोस्ट पे करियर वगैरह आपका सब सेट हो सकता था, लेकिन तो ये जो अब आपकी प्रॉब्लम बची है वो केवल और केवल मेंटल बची है। अब इसमें जैसे जैसे आपके बच्चे मुख्य धारा में जुड़ेंगे, जैसे जैसे उनकी लाइफ ट्रैक पर आएगी, जैसे जैसे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर कम होएगी, वो अपना नॉर्मल होते रहेंगे, अपना काम खुद करने लगेंगे। जो भी आप अभी तक उनकी वजह से नहीं कर पा रही, कल को आप उनको करने के लिए, या अपनी हो सकता है वो इस लायक हो जाएं, आप अपना दोबारा ऑफिस वगैरह भी ज्वाइन कर पाए, तो सब ठीक हो जाएगा। तो बस ये मान के चलो, अगर मैं कुछ एक चीज आपको कहना चाहूँ कि जिससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा या आपको प्रॉब्लम से लगेगा कि हाँ ये चीजें ना टेम्परेरी हैं, जब आप इतना अच्छा ध्यान रख रही हैं, सारा इलाज भी करवा रहे हैं, तो कुछ दिन बाद स्थिति बदल जाएगी। और दूसरी एक चीज और आप कर सकते हो कि देखो, अभी आप घर पे कह रहे हो कि मैं उतना ध्यान नहीं दे पाती जैसे पहले करती थी, इट मीन्स आपका फोकस अब वहां से हट रहा है। अगर आपकी जॉब कुछ इस तरीके की हो कि आप थोड़ा सा भी वर्क फ्रॉम होम कर सकें, 1-2 घंटे का कोई इस तरीके का अगर आप काम कर पाए, तो वो मुझे लगता है मैजिकल असर करेगा आपके ऊपर। और जैसे जैसे आप थोड़ा सा नॉर्मल होएंगी, जिंदगी में वापस आएंगी, पहले जैसी होती जाएंगी, आपके हस्बैंड का भी स्ट्रेस वही होगा कि भाई बच्चों से तो वो है ही थोड़ा बहुत परेशान, अब मेरी पत्नी उसकी वजह से परेशान हो रही है, सब कुछ कनेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं ये है कि डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज, आपको वापस जीवन में आने का पहले अपना रास्ता ढूंढना होगा। जब आप आएंगी वापस, तो ही आपके पति भी थोड़ा सा नॉर्मल हो पाएंगे, फिर धीरे धीरे चीजें ट्रैक पर आएंगी। तो मेन सजेशन क्या हुआ कि एक तो ये मेडिकल चेकअप अपना रेगुलर करवाते रहो, अक्सर इससे परेशानी होती है। और दूसरा, अगर आप थोड़ा बहुत कर सकते हो वर्क फ्रॉम होम किसी भी रूप में, वो कर लो। ये जो सारा आ रहा है ना कि लो एनर्जी, बॉडी पेन, सैड फीलिंग, ये आप सब मेंटल बचा है।
है ना। ब्लड प्रेशर डाउन में भी चक्कर आ सकते हैं, लेकिन ये जो फीलिंग सैड और ये वाला है ना, ये आपका वही प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल, अब फिजिकल नहीं है। नेक्स्ट, हेलो दीदी मैं सुनीता, मैं अगर कभी मेरठ आऊँ मेरी फ्रेंड के घर तो क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ? क्योंकि बहुत बातें हैं जो मैं आपसे डीएम या कमेंट के थ्रू डिस्कस नहीं कर सकती। अगर आप कंफर्टेबल होंगी तो बताइएगा। हाँ, नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं हो पाएगा ये। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर रिप्लाई, आप हमेशा रिप्लाई करते हैं। यू आर माई इंस्पिरेशन, मेरे हस्बैंड को वो बार बार डिसरिस्पेक्ट करते हैं मेरे भाई, इसलिए मैंने मन बना लिया जहाँ रिस्पेक्ट नहीं वहाँ जाना ठीक नहीं। छोटे भाई भी बड़े भाई की सुनता है जबकि वो गलत है, सब जानते हैं वो गलत है, फिर भी हम दोनों की वहाँ कभी रिस्पेक्ट नहीं होती। थैंक्स अ लॉट। चलो नेक्स्ट, मैम मैं ओवर थिंकिंग बहुत करती हूँ फिर अपसेट हो जाती हूँ। ओवर थिंकिंग का इलाज है एक्शन में आ जाना बस, और कोई इलाज नहीं है। सोचने को, वो मुझे इतना बढ़िया लगा ना जो वो सीए मैडम ने भेजा था कि हाँ जो भी टेंशन है मैं सोचूंगी रात को सोने से 1 घंटा पहले इस पे विचार करूंगी, अभी ये काम कर लेती हूँ। वो इतना बढ़िया है ना, वो हर चीज पे काम कर रहा है, हर चीज पे। इवन उससे मतलब मेरे को भी लग रहा है कि हाँ, कई बार ऐसा होता है कि नहीं अभी नहीं ये वो, तो मैं अपने आप को मतलब ये बहुत बढ़िया लगा मुझे कि भाई ठीक है अभी मैं काम कर लेती हूँ या अभी मैं ये कर लेती हूँ, उसके बारे में फिर बाद में सोचूंगी। अब कई बार जरूरी काम छूट भी जाता है, लेकिन फिर भी ये सही है। नेक्स्ट, मैम फेशियल हेयर रिमूवल के लिए क्या यूज करती हैं, स्पेशली अपर लिप, और कितने टाइम में यूज करती हैं? देखो, उसका अगारो का ना रेजर आया था फेशियल हेयर रिमूवर के लिए, अगर वो है, मैं मतलब बीच में मैंने 2 बार यूज करा है, वो सही है। लेकिन अगर इतने नहीं है और मेकअप से हाइड हो सकते हैं, ब्लीच से हाइड हो सकते हैं, तो रहने दो। मतलब वो सही काम कर रहा है, बजाय वो ऐसे वाला रेजर करने के, वो ट्रिमर सही है। नेक्स्ट, मैम आपके बहुत ओल्ड सब्सक्राइबर हूँ, एक भी वीडियो नहीं छोड़ती, बहुत अच्छे हो आप, यू आर ग्रेट, थैंक यू। वैसे तो मैं यूजुअली पूरा एपिसोड ही सुनती हूँ, बट कभी कभी बहुत बिजी शेड्यूल हो जाता है और मन करता है थंबनेल वाला क्वेश्चन सुन ले या फिर कोई अपने फायदे का। पहले कोई टाइम स्टैम्प डाल देता था तो मैं क्वेश्चन सुनती थी, जो क्वेश्चन मेरे रिलेटेबल होता था वो मैं सुन लेती थी, बट अब कोई नहीं डाल रहा। अगर आप फिर से टाइम स्टैम्प डाल सको तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई डाल सकता है तो डाल देना। कोमल सैनी शायद एक लड़की का नाम था, वो डालती थी टाइम स्टैम्प बना के। नेक्स्ट, हेलो मैम मेरा ससुराल 80% सास के मायके वालों से ही, 10% बुआ चाचा और 10% अदर। किसी भी फंक्शन में सब सास के घर वाले ही होते हैं और वो ग्रुप में लेते नहीं, और अगर मैं अपने घर वालों के साथ बैठूं तो टोंट आते हैं। कभी कभी मेरे घर वाले नहीं होते तो कैसे मैनेज करूं वहां सरवाइव करने के लिए? कॉर्नर की गई हूँ ऐसा वो करती हैं और मैं फील करती हूँ। दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा बैठो, थोड़ी देर उनके यहाँ थोड़ी देर अपने यहाँ, अपने यहाँ थोड़ा ज्यादा उनके यहाँ थोड़ा कम, दोनों तरफ की बच जाएगी बात। हेलो मैम, माई एज इज अबाउट 50, प्लीज मेनोपॉज के प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन बताइए। गर्मी लगती है बहुत ज्यादा, और हीट फ्लशेज आते हैं, मूड ओवर इधर उधर होता रहता है, हार्मोन्स डिसबैलेंस होते रहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन यहाँ मैं बताऊं, इससे अच्छा आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट से मिलो, लेडी डॉक्टर से, वो आपको ज्यादा अच्छे बताएंगे। नेक्स्ट, आप कहती हैं ओवर थिंकिंग है तो कम करो, काम करो, बट आई गोट सो मच टाइम, बट मुझे एनर्जी नहीं रहती फिजिकल वर्क की, अभी फ्रैक्चर हुआ एंड स्पाइनल स्टेनोसिस भी, तो कैसे ओवर थिंकिंग से डील करें? लगता है बीमारी एंड पेन ज्यादा हो गया, जब से जबड़े में भी पेन हो रहा है। मैंने पिछली बार यही वाली वीडियो तो शेयर करी थी, लेटे लेटे भी आप फोन में कुछ टेक्निकल टैलेंट सीख सकते हो, वो सीख लो, खत्म ओवर थिंकिंग। नेक्स्ट, यू आर माई आइडियल आइडल, मैं आपके जैसा बनना चाहती हूँ, पॉजिटिव रहना चाहती हूँ, यू हेल्प मी अ लॉट इन माई लाइफ इन न्यूमरस वेज। मेरी लाइफ इतनी नेगेटिव थी कि बताना मुश्किल है, बट आपकी वजह से मुझे एक नया रास्ता मिला, थैंक यू, आई एम ग्लैड टू हियर दैट। नेक्स्ट, मैम आपने मेनोपॉज के बारे में बताइए, ऐसे में अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? एक लाइन में बताऊं, लिटरली बैंड बची हुई है मेरी पिछले 1 साल से, खींच रही हूँ बस, यही सोच के कि हाँ बाद में देखूंगी, पहले काम कर लेती हूँ। इसी वजह से आप देख रहे होंगे अब वीडियो की रेगुलरिटी, बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब चल रही हैं। नेक्स्ट, हाय मैम मेरे हस्बैंड मॉड्यूलर किचन की है, मैंने पढ़ दिया, आपकी फर्स्ट वीडियो कौन सी है, कौन से चैनल की है? मैंने पिछले
वीडियो में एपिसोड 232 में पिंड कमेंट में डाली है वो वीडियो। वो फर्स्ट नहीं है, लेकिन वो इस तरीके की फर्स्ट है, ठीक है। इसमें ही 232 में ये डली हुई, देखो यहाँ फर्स्ट पिंड कमेंट में लिंक नजर आ रहा ना, यहाँ नहीं दिख रहा, तो इसमें डाली थी। तो ये थे एपिसोड 232 के सारे सवाल, और मैंने अगले पिछले भी जोड़ के बता दिए हैं। फोन की बैटरी जा रही है, तो जल्दी से इसको सम अप करते हैं। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।